भाई हाउ टू फाइंड योर ड्रीम वुमन। इसको ना IOIs बोलते हैं, इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप फालतू से कोई बात बोलोगे, जोक मारोगे, वो है करके चुड़ैल की तरह हंसेगी। बहुत सारे इमोजीज यूज करेगी मैसेज करते करते, या बहुत जल्दी रिप्लाई कर देगी, फोन पे घंटों घंटों लगी रहेगी, ओवरनाइट कॉन्वर्सेशंस करेगी, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर आपको सामने लड़की पसंद है तो उसको अप्रोच करने का सबसे सही तरीका क्या है आपका? बोलते हैं कि लड़कियों को ये मसालेदार लड़के पसंद आते हैं। लड़कियां कभी भी परफेक्ट लड़के के पीछे नहीं जाती, वो उस लड़के के पीछे जाती जो उसको अप्रोच करता है। 3 चीजें। सुपरमैन की तरह अगर आप अपने मिरर के सामने 2 मिनट तक खड़े हो जाओगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% बढ़ जाएगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 33% बढ़ जाएगी, और आपका कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो 24 to 26% कम हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। इट इज अ रिसर्च बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2 times। डोंट डू एनीथिंग विदाउट मी, डोंट गो एनीवेयर विदाउट मी, आई वांट टू बी विद यू फॉर एवरीथिंग। बिकॉज वुमेन लव ड्रामा। कि कई लड़कियां इतनी वेली होती है अपनी लाइफ में कि उनका पर्पस ही ये होता है बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ढूंढना। कितनी रिलायबल है डेटिंग एप्स? बहुत बड़ा स्कैम है। पहली चीज है वो वीडियो सेक्स करने की कोशिश करेगी। पहली डेट पे तुम्हारे साथ फिजिकल होना एक्सेप्ट कर लेगी वो। हाँ, पार्टनर ना बहुत दूर रह रहा है, बंदी गलत जॉब कर रही है, कोई बैंगलोर, कोई मुंबई, कोई कहीं पर। ऐसे में ना इस रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करेंगे? देखो, ये रिलेशनशिप कम पनिशमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज रिलेशनशिप वर्क्स ऑन वन फंडामेंटल प्रिंसिपल। कोई ना कोई ऐसा हार्टब्रेक रिजेक्शन, कोई ना कोई एक लड़की आती है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी लाइफ तबाह कर देती है। हाउ टू फिगर आउट योर पार्टनर इज चीटिंग यू और नॉट? सोना बंद हो जाएगा। दोस्तों, आजकल की जनरेशन में, आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा बड़ी हसल क्या है एक मेल के लिए? हसल ये है कि आप ना एक बेटर पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हो जहां आपको नहीं समझ में आता कि पार्टनर मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अप्रोच कैसे करोगे? सही अप्रोच क्या हो सकती है? आप अपने पार्टनर को चुन लेते हो, देख लेते हो, पर अप्रोच नहीं कर पाते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना हम फंस जाते हैं जहाँ पर जाकर। आज ना लिविंग वायरल में हम ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, आज हम आपके सामने ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो हमारे यंग जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये मेन कोच हैं जो कि डेटिंग एंड रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, कोच करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट जसकरण, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। जसकरण, कैसे शुरुआत हुई? मतलब आप तो, हमने सुना है जहाँ तक और भी जगह देखा है कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। कहाँ से आप कहाँ की तरफ चले आए? फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ते पढ़ते लड़कियां पढ़ना शुरू कर दी मैंने। आई थिंक हर लड़के की स्टोरी होती है उसकी लाइफ में। कुछ कोई ना कोई लड़की आती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, हार्ट ब्रेक कर देती है। मैं कुछ ज़्यादा सीरियसली ले गया बस। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ब्रश ऑफ कर देते हो, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, आगे बढ़ जाते हो। बट कोई ना कोई ऐसा हार्ट ब्रेक रिजेक्शन, कोई ना कोई एक लड़की आती है तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारी लाइफ तबाह कर देती है। तो या तो तुम उस लड़की की जो वो इवेंट को अपने अच्छे के लिए यूज़ करते हो, ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, बिलियनर बन जाते हो, मिलियनर बन जाते हो, कुछ ना कुछ अलग ही 6 पैक बना लेते हो, या फिर अपनी जो डिग्री तुम कंप्लीट कर देते हो और तुम फर्स्ट डिवीजन ले लेते हो, कुछ ना कुछ। या फिर तुम बर्बाद हो जाते हो, फिर डिप्रेशन में चले जाते हो, सुसाइडल हो जाते हो, और ही उल्टी सीधी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो। एंड बाई चांस मेरी लाइफ में ऐसी 2 लड़कियाँ आई, 2 इवेंट्स आए थे। फर्स्ट लड़की के बाद मैं नेगेटिव हो गया था बहुत। आई बिकेम एन एंग्री यंग मैन। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ना लड़कियों से निगेट करता रहता था, उनको इग्नोर करता रहता था, और अपने पढ़ाई पे ध्यान देता था। मेरे को लगता था लड़कियाँ वाली कुछ नहीं होती, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे को लगता था ऐसा ही है, और जब मेरे को हार्ट ब्रेक्स ही मिलने हैं तो फिर क्यों ही आग में हाथ देना है। एंड मेरे को ना विश्वास उठ गया था, ये प्यार व्यार रिलेशनशिप ये वो सब धोखेबाजी है, ऑल गर्ल्स आर बैड गर्ल्स, दे ओनली लाइक बैड गाइज। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने दिमाग में सोच ली थी, और ऐसी ऐसी रील्स यूट्यूब वीडियोज़ मेरे को दिखने लग गई थी। फिर जब दूसरी लड़की आई मेरी लाइफ में, एंड उसके बीच में भी मेरे को आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, तो मैं एक चीज़ सोचने लग गया कि यार साला ऐसे मेरे में ऐसा कमी क्या है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि भाई मैं CA की स्टडी कर रहा हूँ, अच्छा खासा दिखता हूँ, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस मेरा बहुत बढ़िया था नहीं, बट ऐसा क्या कमी तो कुछ नहीं है। मेरे से बहुत गए गुजरे लड़के मैंने देखे हैं जो हॉट लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, तो उनको जल्दी मिल जाता है, उन्होंने छपरी घूम रहे हैं। तो मेरे को लगता है मेरी क्या कमी है। तो दैट वाज माय लैंग्वेज आई यूज्ड टू यूज इन माय माइंड।
तो मेरे को लगा यार सच में लड़कियों में दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है। सच में मेरे में दिक्कत है, ऐसा भी नहीं ऐसा है। भी नहीं है। तो ऐसे कुछ और है। तो फिर आई स्टार्टेड गेटिंग इंस्पिरेशन। पता नहीं अब भगवान से इंस्पिरेशन आई या फिर मेरे को कहीं ना कहीं से वो बस एक थॉट आया कि शायद मेरे बिहेवियर में कुछ कमी है, शायद मैंने कई चीज़ें सीखी नहीं है बचपन में, जहाँ पे मेरे को बात करनी नहीं आती, बिहेव करना नहीं आता, या फिर मैं अपनी डेस्परेट एनर्जी बहुत दिखा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर मेरे को किसी को मैसेज करना है और उसका रिप्लाई नहीं आया तो फिर आधे घंटे बाद मैं फिर मैसेज कर रहा हूँ, कहाँ हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही, क्यों इग्नोर कर रही हो, बिजी हो कि नहीं हो। तो ये डेस्परेट एनर्जी है। तो चाहे वो मेरे को ऑन फेस स्टार्टिंग से लाइक करती भी है, मैं उसको टर्न ऑफ कर दे रहा हूँ सच बात बार है। बार हाँ, बार ठीक है। बार बार बार। तो मैं कहा अच्छा मेरा बिहेवियर है। इट फेल्ट गुड, क्योंकि अपने आप को लड़कियों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बिहेवियर को तो चेंज कर सकता हूँ। टाइम लगेगा लेकिन कर सकता हूँ। तो फिर मैं धीरे धीरे सीखने लग गया कि ये क्या होता है, ये क्यों बोलते हैं कि लड़कियों को ये मसालेदार लड़के पसंद आते हैं, ये क्या मसाला है ऐसा क्या है मेरे अंदर जो कि मैं बिहेव नहीं कर पाता, या फिर मैं टर्न ऑफ कर रहा हूँ या टर्न ऑन कर रहा हूँ, करना क्या है। तो धीरे धीरे वन थिंग लेट टू अनदर। मैं तो आधा टाइम मेरा सीए की स्टडी में जाता था, आधा टाइम लड़कियों को स्टडी करने में जाता था। मैं बहुत सारी वीडियोस देखने लग गया, बुक्स पढ़ने लग गया, लड़कियों से इतना बातें करने लग गया, सिर्फ ऑन एनालिसिस परस्पेक्टिव। मैं आई डोंट बिलीव एट ऑल इन यूजिंग गर्ल्स एंड मेरे बेनिफिट के लिए हैविंग सेक्स विद देम, वन नाइट स्टैंड, हुकअप। ये कल्चर से ना मैं, मेरी अपब्रिंगिंग थी ना मैं बिलीव करता था, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली टिपिकल नाइस गाय। तो मेरे को तो बचपन से ही सिखाया गया था कि लड़कियों को सर पे चढ़ा के रखना चाहिए, माता रानी का रूप होती हैं, ये वो। तो मैं क्या यार यूज़ तो नहीं मैं कर सकता, बट एट द सेम टाइम इतना सर पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली है वो ह्यूमन बींग ही। तो मैंने बोला बीच का बैलेंस क्या है। तो मैं बहुत बातें करता था लड़कियों से। एंड साइकोलॉजी की स्टडी से मैं जेंडर इंटेलिजेंस पे आ गया। जेंडर इंटेलिजेंस मतलब है कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स बट विदाउट जेंडर। मतलब उसमें ह्यूमन बींग सारे आ गए, जेंडर सारे ही आ गए। जेंडर इंटेलिजेंस का मतलब है अलग अलग जेंडर अलग अलग कैसे बिहेव करते हैं, अलग अलग बायोलॉजिकली एंड इमोशनली फिजिकली अलग अलग कैसे होते हैं वो। तो लड़कियां लड़के अलग अलग कैसे होते हैं। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट एंड वन थिंग लेड टू अनदर। मैं एक होता नहीं कि सिंगल लोग डेटिंग कोच बन जाते हैं तो उस टाइम पे आई वॉज स्टडिंग फॉर माई सीए एंड बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स नहीं उस टाइम पे फ्रेंड्स थे, क्वेश्चंस पूछने लग गए। एंड जब मैं किसी दोस्त को देखता था वो किसी लड़की के साथ चैटिंग कर रहा है, ब्लंडर कर रहा है, जो मेरे लिए बड़ी कॉमन सेंस हो गई है इस टाइम पे, क्योंकि मैं 1 साल से लगा हूँ। तो मैं उसको थोड़ा एडवाइस कर रहा हूँ, वो लड़की उसके साथ डेट पे चली गई, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया कि यार मेरे को आता है, ठीक है। बट मैं अपने लिए सीख रहा था। जब मेरी सीए क्लियर हुई उसके बाद माई गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी फिर, तो उसने बोला तेरी एक्चुअल में अच्छी नॉलेज है विच कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू शुड चार्ज मनी फॉर दिस, ठीक है। तो बस धीरे धीरे वन थिंग लेड टू अनदर। मैंने अपनी पहले जॉब की एमएनसीज में, 1-2 कंपनीज में। आई वॉज इन बैंगलोर एज अ सीए। तो मैंने सब छोड़ छाड़ के इस चीज़ में आ गया एंड विद गॉड्स ग्रेट स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो। And I have been doing this from the past 8 years and 5 years full time. So basically your girlfriend turns yourself towards this, ना? I was already a coach, but मैं चार्ज नहीं करता था पैसे। तो मैं एज अ सीए स्टूडेंट, उसके बाद सीए भी बन गया था, मैं काम करता था। बट यहाँ पे बस अपनी नॉलेज के लिए मैं लोगों से बहुत बातें करता रहता था। बट मेरे में वो हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके पैसे भी चार्ज करूँ, कौन देगा। मतलब मेरे दिमाग में ये कोई ऐसा आइडिया नहीं था विच कैन बिकम माई प्रोफेशन और माई पैशन। पैशन को मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, पैशन था मेरे लिए। तो शी पुश्ड मी एंड फिर मेरे भी कुछ दोस्तों ने भी पुश किया। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उस टाइम पे मेरे को इंस्टाग्राम भी नहीं पता होता था क्या होता है। फिर धीरे धीरे आई केम इनटू दिस थिंग। देखो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ वाली चीज़ है ना यही है एक्चुअली। बंदों को ना, लड़कों को पता नहीं होता कि हम किसी जो पसंद है लड़की उसको अप्रोच कैसे करें। तो आप जस्ट करण ये बताओ कि जैसे बंदे को पसंद है, सामने फीमेल पसंद है या अदरवाइज कोई भी मेल पसंद है फीमेल, चूँकि आप मेल कोच हो इसलिए आपसे वैसा सवाल रहेगा कि अगर आपको सामने लड़की पसंद है तो उसको अप्रोच करने का सबसे सही तरीका क्या है आपका? देखो पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर देता हूँ, कोई सही और गलत तरीका नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है, आप ये समझो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि मान लो आपके 10-20 लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी आपको पता चला रिश्तेदार हैं, जो एक डेजर्ट में हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगी और उनको पानी टाइम पे नहीं मिला तो मर जाएंगे,
ठीक है ना, और आपको ना कहीं से खबर लग गई और आपको उनके तरफ पानी पहुंचाना है, ठीक। तो एक तो ये है कि आप परफेक्ट बॉटल ढूंढो, परफेक्ट पैकेजिंग ढूंढो, परफेक्ट पानी आरओ का ढूंढो, एंड सारी चीज़ों को अच्छे से लेबल करो, पैक करो, और फिर परफेक्ट ट्रक पे परफेक्ट टाइम पे उनके पास लेके जाओ, एंड यू विश कि वो जिंदा होंगे उस टाइम तक। या दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ भी ढूंढ लो जो पानी होल्ड करेगा, जो भी पानी मिले, चाहे टैप वाटर में मिले उसमें पानी डालो, लेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी व्हीकल ढूंढो या खुद पानी लेके भागो एंड एक्सपेक्ट करो कि वो जिंदा होंगे उस टाइम तक। इन दोनों में से ऑब्वियसली हम दूसरी अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें परफेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। सेम वे जब किसी को अप्रोच करने की बात आती है, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रखना, मतलब मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ, लड़कियां कभी भी परफेक्ट लड़के के पीछे नहीं जाती। अच्छा। वो उस लड़के के पीछे जाती जो उसको अप्रोच करता है। अब समझो, वो लड़की ज़्यादातर किसकी गर्लफ्रेंड होगी? किसी ना किसी लड़के की जो उसके कॉलेज में है, किसी दूसरे कॉलेज की नहीं। जो लड़का परफेक्ट है, कनाडा में रहता है, कॉमन सेंस की बात है, बट हमें ऐसा, क्योंकि जब उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमें मूवीज़ एंड टीवी शोज़ में ये बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग कर रखी है, वी हैव टू बी परफेक्ट फॉर हर। जब तक तुम अपने आप को परफेक्ट कर रहे हो, तब तक उसको कोई भी उड़ा के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इट इज़ कॉल्ड अ बायस ऑफ रीसेंसी। जिसने रिसेंटली मेरे को अप्रोच किया है, लड़कियां हमेशा प्रॉक्सिमिटी पे चलती हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है जो फिजिकली मेरे आसपास है। तभी भी देखना, कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है एंड मान लो वो रिलेशनशिप थोड़ा सा सही नहीं चल रहा, अटपटा चल रहा है, बट वो लड़की एक दूसरे शहर में है, जिसके ऑफिस में एक लड़का है जो कि उसको अच्छा लगता है, ठीक है ना, और वो लड़के को भी वो लड़की अच्छी लगती है, बट उसका बॉयफ्रेंड किसी और शहर में है और वो 3 साल से है, वो लड़ाइयाँ करते रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, मिलते नहीं है। धीरे 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 देखना उसका मन उस लड़के की तरफ जाता रहेगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितने डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी चाहिए होती है, हर किसी को फिजिकल कनेक्शन चाहिए होता है। सो बेस्ट एडवाइस फॉर मी टू एनीवन वुड बी जस्ट सिंपली अप्रोच। अब वो अप्रोच एक मिनिमम लेवल पे भी कैसे करना है, सिंपली जस्ट, अगर वो फिजिकली मान लो तुम्हारे ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी है, just go up to her, say hi, start talking to her, ask her name, ask her where is she from, ask her what are her dreams in life, blah 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 blah। जो इंसान बिना सोचे समझे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा, उसका इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस लड़की की लाइफ में आना या उस लड़की को अपनी लाइफ में लेके आना, एज कम्पेयर टू जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी सोच रहा है। मीन्स आपको कोई तैयारी नहीं चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट की बात करनी है। कुल मिला के आप बात ही नहीं शुरू करोगे तो काम कैसे बनेगा आगे? अपने आप को कॉन्फिडेंट होके अगर आप बिना सोचे समझे ओवर थिंकिंग करके सिर्फ बात कर लोगे, तो जो एक्शन टेकर होता है उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है हर फील्ड में जीतने की, बिजनेस में भी, हेल्थ में भी एंड रिलेशनशिप में भी। आपने ना कॉन्फिडेंस यूज़ करा है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ज़्यादातर हमने देखा है ना, ज़्यादातर लोग तो बॉयज़ जो हैं वो हेजिटेट करते हैं लड़की से बात करने से पहले। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो बुरा मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और बोल दे, थप्पड़ खींच के मार दे, तो ऐसे हेजिटेट करते हैं। तो इसके लिए क्या फिर आप बोलोगे? कॉन्फिडेंस बहुत, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड मैं बहुत इसको ना बहुत डीप में आंसर करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे आपने कोचेज या बहुत सारे लोग देखे होंगे कि यार लड़की से बात नहीं होती, जा कॉन्फिडेंट बन जा, बी योर सेल्फ। तो मैं भी ऐसी एडवाइस सुनता था और मेरे को गुस्सा आता था कि कॉन्फिडेंस नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहा मैं, तो मैं कहाँ से क्रिएट करूँ? नहीं तो कर न लेता मैं। तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, हमें समझना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस पहली बात तो होता क्या है? कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट अ फ्लो स्टेट। कभी आपकी लाइफ में एक काम करते करते फ्लो स्टेट आता होगा, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जहाँ पे आपको लगा मैं अलग ही लेवल, अलग ही दुनिया में हूँ यार। ये फ्लो स्टेट क्या है कि मैं सुबह से लेकर रात तक सब जो भी कर रहा हूँ सब सही हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस इज एन एनर्जी विच इज़ अ फ्लो स्टेट एनर्जी, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस अपना लड़की के सामने गिरा क्यों देता है? क्योंकि उसकी एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है कि थप्पड़ मार देगी, नहीं करेगी, वो करेगी। तो जब हम अपने फ्लो स्टेट को हैक करने लग जाएं तो हम बहुत इजीली कॉन्फिडेंट भी बन सकते हैं। फ्लो स्टेट को हैक करने का तरीका क्या होता है? 3 चीज़ें। तो इसको
वन ऑफ माई मेंटोर्स टोनी रॉबिन्स टीचेस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड. ट्रायड का मतलब है, अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे तो उसके 3 कोने होते हैं, तो वो 3 चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करती हैं. पहली चीज़ है आपकी बॉडी. आपका कॉन्फिडेंस सारा आपकी बॉडी में है. देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, देखो ऐसा होता है, देखो कॉन्फिडेंस. तो अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ और मैं जेस्चर्स नहीं यूज़ कर रहा, मेरी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, मेरे चेस्ट ऊपर नहीं है और मेरे फेस स्माइलिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा ये किसको उठा के लेके आए हो, ये क्या सिखाएगा डेटिंग के बारे में. लेकिन आपको अभी मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे को 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा. और आप ऐसे लोगों को भी देखते होगे कि यार आपने 5 सेकंड में उसको ऑरा ही आपको टच करेगा कि भाई ये बंदा बहुत फाड़ा, इसके साथ बात करनी है, इंप्रेसिव लगने लगता है. तो वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज. वो जिस हिसाब से बैठता है, जिस हिसाब से खड़ा होता है, जिस हिसाब से वो अपने आप को स्माइल करता है, जिस हिसाब से स्पाइन स्ट्रेट होती है, कंधे स्ट्रेट होते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो रोज रोज. इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की हुई है. इसको बोलते हैं पावर पोज. सुपरमैन की तरह अगर आप अपने मिरर के सामने 2 मिनट तक खड़े हो जाओगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% बढ़ जाएगा 2 मिनट के अंदर. इट इज अ रिसर्च बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2 times. आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 33% बढ़ जाएगी और आपका कोर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो 24 to 26% कम हो जाएगा 2 मिनट के अंदर. जस्ट बाय स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइक अ सुपरमैन. एंड यू हैव टू, अभी सिर्फ ये बॉडी लैंग्वेज है. अब इसके अंदर बाकी जो 2 हैं वो तो मैंने ऐड ही नहीं किए. दे कैन रिसर्च अबाउट इट ऑन गूगल. तो जब ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे एंड लड़की को अप्रोच करने से पहले ही आप या तो वो ही जोन में चले जाओगे बार बार. देखो, कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, ऑन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स ईजी टू गो देयर, राइट. जैसे अगर एक नेगेटिव इमोशन है या फिर डिप्रेशन है या कुछ है, वो क्या है, वो एक रिचुअल है जो आप प्रैक्टिस करते हो. इसी वजह से यू हैव अ हाईवे टू डिप्रेशन, अ डर्ट रोड टू हैप्पीनेस. ओह अमेजिंग, राइट. सो कई लोग ऐसे भी देखते होगे जिनको हंसाना इतना ईजी है, दे हैव अ हाईवे टू हैप्पीनेस, एंड बहुत डिफिकल्ट है उनको दुखी करना, टेंशन में लेके आना. ठीक है ना. तो उनको प्रैक्टिस होती है एक्चुअली. सो फिजिकल बॉडी को आप चेंज कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस को चेंज करने के लिए. दूसरा होता है फोकस. वे फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. तो आपका जो फोकस है, अगर मैं बोलूँ कि 6 बजे आपको किसी के साथ डेट पे जाना है, 6 बजे आप पहुंच गए, 6 बजे तक वो नहीं आई, ना आपके मैसेज को रिप्लाई कर रही है, आपको कैसा फील होगा? डिसहार्टेंड फील होगा. बट डिसहार्टेंड ही क्यों फील होगा, टेंशन क्यों नहीं होगी उसके लिए? क्या पता उसका एक्सीडेंट हो गया हो. हमारा हमेशा जो इमीडिएट फोकस होता है वो डिसाइड करता है कि हम इमोशंस क्या फील करते हैं. तो हमारा इमीडिएट फोकस अगर ये है कि डिसहार्टेंड, इसका मतलब क्या है कि हम यूजुअली लड़कियों को लेकर डरे हुए होते हैं और हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. ये टिपिकल बॉलीवुड वाला सरफराज धोखा देगा. लेकिन अगर आप एक किसी नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो लड़कियों के लिए नेगेटिविटी नहीं है, या फिर मैं नहीं बोल रहा आपकी नेगेटिविटी है, मैं बोल रहा हूँ 99% इट इज द वे पीपल थिंक टुडे, बट द 1% वुड फील उसको तो नहीं कुछ हो गया होगा. दे नेवर थिंक अबाउट कि मेरे को क्यों ही रिजेक्ट करेगी वो, बिकॉज दे कैन अनलॉक दिस कॉन्फिडेंस. एंड वंस दे चेंज द फोकस ऑन द अदर पर्सन एंड हाउ कैन आई सर्व देम एंड ऑल्सो टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, अगर सामने वाला मेरे को उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो वे फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. जब फोकस आप चेंज कर दोगे, जैसे किसी लड़की को अगर मैं अप्रोच करने वाला हूं तो मेरा फोकस ये नहीं है कि मेरे को नंबर चाहिए ही चाहिए, मेरे को डेट पे लेके ही जाना है. मेरा फोकस कुछ और है. मेरा फोकस है मैं जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक हर लाफ. नहीं हंसी तो कोई बात नहीं, मेरा फोकस ही नहीं है ना. मेरा फोकस है सिर्फ प्रोसेस, मेरा फोकस रिजल्ट है ही नहीं. तो जैसे आप फोकस चेंज कर दोगे, एंड थर्ड इज लैंग्वेज. थप्पड़ मार देंगे तो क्या होगा? ये क्या है? ये हम कोई दोस्त नहीं बता रहा, हमारे अंदर का शैतान ही हमें बता रहा होता है. व्हाट इफ वो मेरे को रिजेक्ट कर दे, थप्पड़ मार दे, क्या होगा, छोड़ यार क्या करना है. ये ना हम इंटरनल कम्युनिकेशन करते रहे अपने अंदर. अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज को चेंज कर दो कि अगर वो हंसी तो क्या होगा, अगर वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करने लगी तो क्या होगा. तो जैसे ही आप एक अच्छे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दोगे, फोकस चेंज कर दोगे एंड अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दोगे, आप क्रिएट करना शुरू कर दोगे कॉन्फिडेंस का ट्रायंगल.
अच्छा जसकरण भाई, लेट्स सपोज आपने एक बताया कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस ना, अभी आप बातों को कैसे कैरी करोगे? इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन नाम की एक चीज़ होगी ना, कि आपको कम्युनिकेशन ऐसे करना है कि बंदा सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ। देखो, आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए टू इम्प्रेस द अदर पर्सन. ओके। द पर्सन हैज़ टू इम्प्रेस यू. समझो, मेरे को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरे को आपके अंदर इंटरेस्ट लेना है बस. आप मेरे से इम्प्रेस हो जाओगे मेरी इंक्विजिटिवनेस से, ओके। क्योंकि हमें सिर्फ अपने बारे में ही बात करना अच्छा लगता है. ठीक है. और अगर मैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप ऑटोमेटिकली मेरे से भी वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दोगे. बट मैं जितना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूंगा मेरी बॉडी लैंग्वेज और वो सब जो मैंने बात की थी उसके साथ, सो आई कैन कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन बाई जस्ट हैविंग एन इंक्विजिटिव नेचर. बट द मेजर पार्ट इज द बॉडी लैंग्वेज. मैं स्माइल करके बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मेरे अंदर वो एनर्जी है कि नहीं है. एंड जो आप बोल रहे हो कि मैं अपनी तरफ से भी क्या टॉपिक्स लेके आऊँ, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव समथिंग टू ऑफर, समथिंग टू वैल्यू. वो प्रैक्टिस से आएगा. आप 5 लड़कियों से भी बात कर लोगे, 5 रैंडम लोगों से भी बात कर लोगे, ऑनेस्टली 10 लड़कों से भी बात कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरे को रैंडम लोगों से बात क्या करनी होती है. या तो मैं उस जगह के बारे में बात कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरे को अगर 5 बेस्ट रेस्टोरेंट्स पूछने हैं वो पूछ सकता हूँ, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि आई एम न्यू हेयर ट्राइंग टू सोशलाइज, 5 क्लबिंग एरियाज बता दो, कुछ भी है. तो धीरे धीरे जो कॉन्वर्जेशन है, जो बेस्ट बढ़ 2-3 जाएगी। चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि आप करते क्या हो, क्योंकि जो वो करते हैं उस हिसाब से और कॉन्वर्जेशंस के ओपन अप हो दरवाजे जाते हैं। ओपन अप हो जाते हैं. दूसरा है आप कहाँ से हो, एंड आप यहाँ क्या कर रहे हो अगर किसी और शहर से हो, एंड where do you like to travel, then where do you like to stay, which city do you like more, उस आसपास के लोगों के बारे में. तो एंड तीसरा है एनवायरनमेंट, उस टाइम पे उस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. उसके लिए ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है, राइट। जो आती प्रैक्टिस से ही है. अगर आप बोलोगे कि मैं आपको परफेक्टली अब यहाँ पे पॉडकास्ट में सब कुछ बता दूं और आपने आज तक किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया तो पहली लड़की को अप्रोच किया भाई मजे आ जाए, ऐसा नहीं होता. सो सेम वे कोई भी काम करते टाइम एक दिन जिम जाके मैं पूरी बॉडी बना लूंगा, ऐसा नहीं नहीं होता. होता, इट्स अ कभी प्रैक्टिस. नहीं होता। हाँ। सो वो धीरे धीरे करोगे, गलतियां करोगे, बट ये थोड़ा बहुत जो ट्वीक्स हैं इसको यूज करके आप उतनी गलतियां नहीं करोगे जितना एक रैंडम लड़का कर रहा है. भाई इंटरेस्टिंग है। अब मान लो आप ना एक बंदे के पर्सपेक्टिव से देखो, आपके पास सब कुछ है, यू हैव कॉन्फिडेंस ऑल्सो, यू हैव दिस स्किल ऑल्सो, आपने अपना और भी सही कर लिया है। अभी सामने वाली बंदी आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, शी इज़ इम्प्रेस्ड बाय योर कम्युनिकेशन सम हाउ और नॉट, ये कैसे पता करोगे आप? इसको ना IOIs बोलते हैं, इंडिकेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है ना. तो कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड होता है तो वो करता क्या है. बंदी चलो छोड़ दो, वो स्माइल करता है तो बंदी भी स्माइल करेगी. दूसरा, वो जो आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आंसर करने के बाद आपको भी पूछता है आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, आपको क्या चाहिए, तो वो भी पूछेगी. अब लड़कियों में अट्रैक्शन होती है तो एक और फर्दर चीज़ें आ जाती हैं. शी वुड बी वेरी कंफर्टेबल टचिंग यू. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है और मीटिंग वगैरह चल रही है वॉटेवर, और मेरे साथ बैठी हुई है और उसके हाथ मेरे से यहाँ पे टच हो रहा है या फिर मेरी लेग्स टच हो रही हैं, तो जब भी कोई लड़की अट्रैक्टेड नहीं होती थोड़ा बहुत टच होता है तो वो एकदम से ना खींच लेती है अपना हाथ. लेकिन आप सबकॉन्शियसली देखोगे जब बॉडी टच हो रही है तो शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, तो वो एकदम से साइड नहीं करेगी. इसका मतलब सब कॉन्शियसली उसको अच्छा लग रहा है तुम्हें टच करना. ठीक है. और आप फालतू सी कोई बात बोलोगे, जोक मारोगे, वो है करके चुड़ैल की तरह हंसेगी. चुड़ैल की तरह। तो ठीक है, तो आपको लगेगा ये हंस क्यों रही है. तो बहुत छोटी छोटी ये सटल चीज़ें होती हैं जहाँ पे, और मैसेजिंग पे भी पता कर सकते हो, वो खुद से मैसेज करेगी, बहुत सारे इमोजीज यूज़ करेगी मैसेज करते करते, या बहुत जल्दी रिप्लाई कर देगी. फ़ोन पे घंटों घंटों लगे रहेगी, उसको कॉल काटने का मन नहीं करेगा. ओवरनाइट कॉन्वर्जेशंस करेंगी, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जब ये मेजर चीज़ें अगर लड़की कर रही हो, दैट इज़ कॉल्ड दैट शी सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू. यू कैन आस्क her out on a date and check. सही है भाई, आपने डेट करा दी। सीधा सारा सॉर्ट करा के डेट तक ले गए। अभी ना एक और चीज़ आ गई मेरे दिमाग में कि लेट्स सपोज आप डेट तक ले गए, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट होती है स्टार्टर्स,
खाने में तो स्टार्टर्स लेते हो ना, तो इस इस उसमें जो आते हैं इसमें स्टार्टर्स क्या है, कैसे, कौन सी ऐसी बातें हैं जो डेट पे आप करोगे, पहली तो उसी बातें, कुछ बातें ऐसी जो अट्रैक्ट करेंगी? देखो ऐसा है कि अट्रैक्शन डेट पे स्टार्ट नहीं होती है, अच्छा। अट्रैक्शन उसी मोमेंट पे स्टार्ट हो जाती है जिस मोमेंट पे आपने सबसे पहले उससे बात की, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आप डेट पे जाके कुछ अलग ही बातें कर रहे हो, वो एलियन की बातें कर रहे हो, और फ़ोन पे या फिर मैसेजेस पे कुछ और ही बातें कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो जो अट्रैक्शन है या डेटिंग है, वो सारा पहली कॉन्वर्जेशन से ही बिल्ड होना शुरू हो जाता है, हम्म, ठीक है। और वो सिर्फ डेट पे कैरी फॉरवर्ड होता है। हम्म, बस डेट पे क्योंकि हम फिजिकली मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एडिशनल एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे फिजिकल बॉडी। हम्म, तो आप फिजिकल टच पे, मैं सेक्सुअल सेक्सुअल और वो सब चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहा। हम्म, एक फिजिकल टच होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल टचिंग हर, चाहे वो शोल्डर्स पे हो, चाहे उसका हाथ मिलाना हो, चाहे उसको हक करना हो, चाहे उसके चीक्स पुल करना हो अगर वो क्यूट सी कोई हरकतें कर रही है। तो एक फिजिकल टच एक एडिशनल चीज़ होती है। एंड शी शुड बी ऑल्सो वो आपके लिए। तो हम जब स्टार्टिंग में अगर करेंगे, वो अपनी तरफ से करे ना करे, एंड शी वुड नॉट डू दैट एज मच, बट इट इज़ आर इनिशिएशन एज अ मैन, एज अ मैस्कुलिन एनर्जी, वी आर द लीडर्स। तो हम उसको लीड करेंगे और उसको वो फॉलो करेगी, सिंपल। एंड वो कंफर्टेबल है तभी जाके, एंड वो अनकंफर्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि तुम या तो बहुत अर्ली ऑन कर रहे हो या फिर तुम्हारा टच बहुत अजीब है, वॉट एवर। बट ये सारी जो कंफर्ट है वो डेट पे बिल्ड होती ही नहीं। ओके। वो बिल्ड आपके फ़ोन कॉल्स एंड टेक्सटिंग पे होती है, जो डेट से पहले कर रहे हो आप उसको मेंटली किस स्टेज पे ले गए हो कि डेट पे आपको वो पहली बार मिली और आपने हक करके उठा लिया उसको। तो इतना कंफर्ट आपने कैसे क्रिएट किया? फोन पे, मैसेजेस पे, उसके साथ फ्लर्ट करके, कोई सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करके, बातें करके, डीप इमोशनल कनेक्शन बना के। एंड डेट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। In the same sequence, what is that biggest mistake as a man we do on a date? बिगेस्ट मिस्टेक आर द टॉपिक्स वी डिस्कस। पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, डेथ हो, ट्रॉमा हो, डिप्रेशन हो, और कोई ऐसी चीज़ हो जिससे अभी तक हम हील नहीं हुए हैं। Something negative. बहुत नेगेटिव चीज़ है। एंड एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताना। Oh, ज़रूरत नहीं है ना, क्यों है, फर्स्ट डेट है। okay. एंड दूसरा सबसे बड़ी चीज़, अगर बता भी दिया Hmm. तो वो एक पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हो लेकिन आप उसके बारे में बिचिंग कर रहे हो, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, ये थी, तो सामने वो लड़की डर जाती है। Hmm. उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं बाई चांस इसकी एक्स गर्लफ्रेंड बन गई तो आज उसकी पोजीशन पे मैं भी होंगी और किसी और को मेरे बारे में भी गंद बकरा हुआ है। तो कभी भी चुगलियाँ मत करो। अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में तुम कोई बहुत ऐसे सीक्रेट्स बता रहे हो जो उसने मना किया होगा बताने से। लड़कियों को पता चल जाता है कि लड़कियों ने क्या मना किया होगा, एंड तुम उनके ऐसे डीप सीक्रेट्स बता रहे हो। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे एक लड़की को फील हो कि अगर मैं उसकी पोजीशन पे आ जाऊँ तो मेरे साथ भी ये होने वाला ऐसे है, ही तो वो होने डर वाला है। जाएगी। हाँ। तो योर ओनली ऑब्जेक्टिव ऑन डेट्स इज टू हैव लाइट कॉन्वर्जेशंस वेयर शी कैन लाफ, स्माइल, हैव फन, एंड बस मस्ती मजाक। अच्छा, जस्ट करें, एज अ मैन, लेट्स सपोज बंदा है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव उसमें कैसे इम्प्रूव करेगा? बॉडी लैंग्वेज, सी आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। हम्म, बस उसका उल्टा करने लग जाओ। जैसे मैंने अच्छा। बताया था कि यार अगर, एंड हम ह्यूमन बींग्स को बहुत नॉलेज है हम्म, इस चीज़ की। जैसे चलो मैं तो कोर्सेज वगैरह में भी सिखाता हूँ, बट हम्म, वो भी छोड़ दो, मैं तो कॉमन सेंस है हमें। अगर ये यहाँ पे कर्टेन है और इसके पीछे मैं बताऊँ एक बंदा है, हम्म, ठीक है, और मैंने उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया, बट मैं बता रहा हूँ कि यार वो बंदा ना, उसका सर झुका हुआ है, बड़े धीरे धीरे बात करता है, वो बड़े आराम से बात करता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है बात करने की, उसके ना छाती झुकी रहती है, स्पाइन सीधा भी नहीं चलता, वो टेढ़ा सा चलता है, बैठा रहता है तो सोफे पे लेट जाता है या खड़ा ही नहीं हो सकता थोड़ी देर तक, उसको हमेशा कोई ना कोई चेयर चाहिए होती है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो क्या वो एक्साइटेड है कि डिप्रेस्ड लग रहा है? डिप्रेस्ड। बट क्यों, आपको कैसे पता? क्या आपने इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया उसके बारे में? यस, बट आप साइकोलॉजिस्ट थोड़ी हो। हम्म, बट आप मेरे को बोलोगे कि साइकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत क्या है? ये तो कॉमन सेंस है। हम्म, क्यों कॉमन सेंस है? क्योंकि वी ऑल हैव डन दिस, क्योंकि इट इज़ नेचर, नेचुरली हम ऐसे हैं। एंड अगर मैं इसका सारा रिवर्स कर दूं,
कि वो ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है, वो पूरी एनर्जी है, पूरी ऐसे बात कर रहा है, और मैं उसको बोलूँ कि एक्साइटेड लग रहा है कि डिप्रेस लग रहा है, और मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, ये लग तो एक्साइटेड रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो देखो, हम सारे प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सारे ह्यूमन बींग्स में एक पावर है हीलिंग की एंड साइकोलॉजी की, अंडरस्टैंडिंग की, बस हम उस चीज़ को अपने दिमाग में क्लैरिफाई नहीं कर पाते। सो सिंपल, आप ये जितने भी मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, इसका रिवर्स करने लग जाओ, अपने आप ही पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी। एंड अगर आपको फिर भी इतना दिमाग नहीं लगाना, तो आप किसी ऐसे इंसान को फॉलो करने लग जाओ जिसकी बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है, और आप कॉपी करने लग जाओ। जो पॉजिटिव हो, जो थोड़ा सा फनी हो तो अच्छा। फनी हो, एनर्जेटिक हो, अपने जेस्चर्स को यूज़ करता हो, तो उसको फॉलो करने लग जाओ, उसकी तरह बैठने लग जाओ, उसकी तरह बोलने लग जाओ, उसकी तरह वर्ड्स यूज़ करने लग जाओ, लैंग्वेज यूज़ करने लग जाओ, बन जाओगे। भाई, हाउ टू फाइंड योर ड्रीम वुमन? एक तो ढूंढना, और ऊपर से उसके बाद उसके साथ हमेशा रहना, रखना उसको साथ में। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ड्रीम वुमन फाइंड करने के लिए या फिर ड्रीम जॉब फाइंड करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल जॉब्स। स्क्रीनिंग, ड्रीम कार फाइंड करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू मल्टीपल टेस्ट ड्राइव्स। सो द सेम वे, पहली लड़की तुम्हारी ड्रीम वुमन तो नहीं बनेगी। दूसरी चीज़ है कि ड्रीम वुमन फाइंड से ज़्यादा डिफाइन करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ड्रीम वुमन क्या होगी हमें पता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कोई लड़की हमारे सामने आ जाएगी, थोड़ी बहुत सुंदर है, ठीक है, जिंदा होनी चाहिए लड़की, तो क्योंकि हमारे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, स्टैंडर्ड है नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर पेपर पे पेन पेपर लेके आप थोड़े बहुत पॉइंटर्स लिख लो कि अगर मेरी ड्रीम वुमन होगी, एंड उसका टाइटल दे दो ड्रीम वुमन, तो मेरे को क्या क्या चाहिए किसी लड़की में, मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। चाहे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हों, चाहे वो इमोशनली मेरे को क्या फील करना है उसके साथ, मेरे को क्या फील करना है इस रिलेशनशिप में। आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट, आई वॉन्ट टू फील लाइक अ किड इन दिस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ इन द रिलेशनशिप। मेरे को ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े पसंद नहीं है, ड्रामा पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लिखो। आपको उसके अंदर क्या चाहिए, उसकी फैमिली वैल्यूज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और एक और भी लिस्ट बनाओ, छोटी सी लिस्ट बनाओ, क्या आपको चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी ज़रूरी है। मेरे को स्मोकर नहीं पसंद, ओबेसिटी नहीं पसंद, मेरे को ऐसी कोई लड़की पसंद नहीं है जो कोई भी काम वाम ना करे, टाइम पास करे, या डैडीज़ लिटिल प्रिंसेस है वो, या फिर वो हुकअप कल्चर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसने बॉडी काउंट्स बहुत ज़्यादा है। बट बॉडी काउंट्स, आई डोंट जज गर्ल्स फ्रॉम दैट एंगल, बट आई जज गर्ल्स फ्रॉम दैट एंगल कि भाई शी हैज़ हैड रैंडम सेक्स विद रैंडम गाइज। मतलब उसके लिए उसकी बॉडी पवित्र नहीं, उसके लिए उसकी बॉडी कुछ नहीं है। मतलब आई अंडरस्टैंडिंग माई बॉडी पॉइंट, की वैल्यू नहीं उसकी है। वैल्यू नहीं है उसकी। ऑल राइट, सो if she has had multiple relationships, that is fine with me, but they should be serious, not random one night stands. तो कोई लोग बोलेंगे ये तो आप जज कर रहे हो। नहीं, मेरी लिस्ट है ना, तो मेरी लिस्ट मैं हूँ इसके अंदर, तो मेरी तो मैं जज ही करूंगा ना, ऑब्वियसली। सो दैट इज अ थिंग। चीटर हो, तो ये अगर आप डिफाइन कर दोगे ड्रीम वुमन को, तो उसकी तरफ जाना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू रैंडमली मेरी ड्रीम वुमन क्या होती है, राइट? क्योंकि हमारी ड्रीम वुमन एक्चुअल में क्या है, और ये जो फिल्मों में देख रखी है हमने, 1 2 3 4 पता नहीं कब आएगी, कितने भी लड़कियों के बाद। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में नॉलेज गेन करोगे, अप्रोच करोगे, उतना ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर किसी परफेक्ट बिजनेस को स्टार्ट करना है, या फिर परफेक्ट जॉब चाहिए, परफेक्ट कार चाहिए, तो वो कब आएगी? जितना ज़्यादा मैं उसके बारे में काम करूँगा, जितना ज़्यादा या तो पैसे कमाऊँगा, या जितना ज़्यादा मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा। बट प्यार का पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। मनी इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ रिलेशनशिप एंड मैरिज वर्क, बट प्यार का डायरेक्टली पैसों से तो कुछ लेना देना नहीं है। तो जब मैं अप्रोच ही किसी को नहीं करूँगा, तो मेरे पास मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो मेरे पास एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है। तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगी? जब ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिकली करना भी शुरू कर दोगे, प्लस ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, सीखना शुरू कर दोगे कि चैटिंग कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, ड्रेसिंग सेंस कैसे इंप्रूव करते हैं, ग्रूमिंग कैसे करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जिसकरण होता क्या है ना, ज़्यादातर रिलेशनशिप में ना आप 2 लोग नहीं होते हो, अंत में जाके आप एक हो जाते हो, ठीक है ना? तो जब आप एक हो, तो फिर उस एक के बाद बाउंड्रीज कैसे सेट करोगे आप? मतलब कुछ अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक होते नहीं हो, 2 ही रहते हो मेरे अकॉर्डिंग तो बस एक यूनिट बन जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, एक फैमिली है, तो उस फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, व्हाटएवर, तो एक यूनिट बन जाते हो। बट इंडिविजुअली आप पैदा अकेले हुए, तो मरोगे भी अकेले ही। सही बात है, हाँ, किसी के साथ मरोगे नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो एक रिलेशनशिप है,
तो आपको ना तो एक दूसरे की लाइफ में इतना ज़्यादा डिसॉल्व होना है, ना तो आपको इग्नोर करना है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलता हूँ मैं 25% रूल। ठीक। तो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड को 25% अपनी लाइफ देनी है बस। अच्छा। 25% आपका खुद का काम, पैशन, मिशन, पर्पस, करियर, पैसे जहाँ से आएंगे वो है। 25% आपकी लाइफ होगी जहाँ पे आप अपने खुद की मेंटल पीस को, खुद के फन को, आपको मेडिटेशन करनी है या आपको प्ले स्टेशन खेलना है, वो आपकी कुछ भी मर्जी, आप करना कुछ है, भी हाँ, करो, correct। बट आप इंडिविजुअली अपने लिए कर रहे हो, अपनी मेंटल पीस के लिए। एंड 25% आप अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को, अदर देन योर वाइफ, एंड 25% अपनी वाइफ या हस्बैंड को। जब आप ये रूल अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना अपनी लाइफ में कि मेरे को इसको इतना टाइम और एनर्जी एंड एफर्ट ही देने हैं, वो भी खुश रहेगी और आप अपनी लाइफ में भी खुश रहोगे। पर भाई इसका रिवर्स होता है। होता क्या है कि हम अपने पार्टनर की लाइफ में इतने घुस जाते हैं, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्यों कर रहा है, और ऑलमोस्ट हम हर जगह साथ होना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ भी मेरे को साथ होना है, वहाँ भी मेरे को साथ होना है। तो ऐसी चीज़ क्यों? वो इसलिए होता है कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आप घर पे अकेले बैठे हो, है ना, बहुत बोर हो रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, और एकदम से कोई लड़की आ गई हम्म, आपके घर पे, और ऐसे ना और 3-4 लोगों को लेके आई, 2 लड़कों को लेके आई, एक आधी और लड़की को ले आई, फिर पार्टी ले आई सारी। फिर आपके घर पे ना आपको एकदम से अच्छा लगने लग गया, यार पार्टी टाइप फील होने लग गया, यार वाह, मैं तो वैसे भी बोर हो रहा था, और 2 घंटा जम के डांस किया, पार्टी की, मज़ा आ गया पूरा, मतलब अलग ही जोन पे चला गया वो सब बंदा। खाली। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया ना, बाकी जितने भी दोस्त लेके आई थी ना वो वहीं थे, वो लड़की चली गई। बड़े ध्यान से समझना। अब वो जो दोस्त थे जो अपने साथ लेके आई थी पूरा पार्टी, वो किसको जानते हैं? उसको। उसको। तो जब वो चली जाएगी तो कितनी देर तक पार्टी चलेगी? ज़्यादा नहीं, ख़त्म हो जाएगी। वो लिटरली 5-10 मिनट के अंदर ही उसको फॉलो करके भाग जाएंगे। और वो लड़का जो अभी घर पे लोनली एंड डिप्रेस्ड बैठा था, वो फिर से लोनली डिप्रेस हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। क्यों यार, और ज़्यादा हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब एक दूसरा सिनेरियो पकड़ो, हम दोनों बैठे हैं घर पे और हम दोनों अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है, मज़े आ रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे मज़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर बाद में कोई लड़की आ गई और वो और लोगों को ले आई, लड़कियां लड़कों को ले आई, पार्टी ले आई, तो हम पार्टी कर रहे हैं, हम पार्टी भी करने लग गए, वो और मज़ा आने लग गया। फिर उसके बाद वो लड़की चली गई और जितनी उसकी पार्टियाँ चली गई, लेकिन हम दोनों तो फिर पहले भी मज़े ले रहे थे। तो पॉइंट ऑफ द मैटर इज, अगर लड़की ही आपकी लाइफ में कलर है और आपकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट है, तो वो रिलेशनशिप चलाना बहुत ज़्यादा प्रेशरिंग हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज आप उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लोगे। इसी वजह से आपको उसके साथ हमेशा हर पॉइंट पे चिपकना होता है, उसके बिना आपका कोई वजूद नहीं है। सेम गोज विद फीमेल ऑल्सो। सेम कॉपी पेस्ट आप फीमेल पे भी कर दो, कि कई लड़कियां इतनी वेली होती है अपनी लाइफ में कि उनको उनका पर्पस ही ये होता है बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ढूंढना। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब वो ढूंढ लेती हैं तो वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देती हैं उसकी लाइफ में, मेरे पास मेरी अटेंशन दे, मेरे को कॉल कर, मेरे को मैसेज कर, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। सेम लड़का एंड सेम लड़कियां करती है। तो मैं यहाँ पे जेंडर वॉर नहीं कर रहा, दोनों करते हैं। एंड दोनों की लाइफ में अगर एक की लाइफ ब्लैक एंड वाइट थी उसको मिलने से पहले, वो चलेगा ही नहीं। सो दैट्स हाउ आई ऑपरेट। इफ यू डोंट हैव एनी पैशन, हॉबीज, पर्पस इन लाइफ, यू आर नॉट मेंट टू बी इन अ रिलेशनशिप। पहले अपनी लाइफ में थोड़ा खुश हो जाओ एंड खुद सॉर्ट करो, फिर भी जाके रिलेशनशिप में आने की सोचना भी। बट जो आ गए उनका क्या? लेट्स सपोज कोई रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, ठीक है, अभी ना आप चेज कर रहे हो, डोंट डू एनीथिंग विदाउट मी, डोंट गो एनीवेयर विदाउट मी, आई वांट टू बी विद यू फॉर एवरीथिंग, यू नो, कहाँ हो, क्यों, वो उस सिचुएशन में क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप रिलेशनशिप में हो गए हो ऑलरेडी एंड आपको पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हर प्रॉब्लम का एक ब्रह्मास्त्र होता है, वो है कम्युनिकेशन। आपको उसको ये प्रिंसिपल्स कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई पॉडकास्ट देख रहा है और उसकी वाइफ या हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, भाई जाओ दोनों बैठ के पॉडकास्ट देखो। तो तुम्हें रियलाइज होगा, अच्छा 25% रूल, अच्छा ये, अच्छा वो। इंस्पिरेशन अगर आपको मिल जाए ना कहीं से, तो जो पार्टनर जो वो कर रहा होता है ना, आप समझो उसको जज करोगे तो आप कभी उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चला सकते। आपको फिर बहुत ईजी वे पता क्या लगेगा, ब्रेकअप कर लो। तो बहुत ईजी है ना, छोड़ना बहुत ईजी है,
बट आप अगर उसको जज करने बिना आपको समझोगे कि भाई वो इंटेंशनली नहीं कर रहे ये, सबकॉन्शियसली अनइंटेंशनली आपके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उनको और कुछ समझ ही नहीं आता। तो जब आप उनको एक कॉन्सेप्ट समझाओगे, पढ़ाओगे, इंस्पायर करोगे कि हाँ मेरे को भी अपनी लाइफ ढूंढनी है, उनको हेल्प करोगे उनकी अपनी हॉबी ढूंढने के लिए, उनके अपना पैशन ढूंढने के लिए, पर्पस ढूंढने के लिए, या फिर कोई ऐसा काम करके जहाँ पे उसका भी ध्यान रख के तुम दोनों मिलके वो काम कर सको। ठीक है, जैसे मी एंड माई वाइफ हैज स्टार्टेड दिस थिंग वेयर हमने एक रिट्रीट स्टार्ट की थी गोवा में। तो मैं लड़कों का कोच था, तो मेरी वाइफ कोच थी लड़कियों की। ठीक है, तो हम दोनों ने एक रिट्रीट स्टार्ट की गोवा में, जहाँ पे कि उसकी कम्युनिटी से लड़कियां, मेरी कम्युनिटी से लड़के आ रहे हैं, एंड हम वहाँ पे उनको मिलवाते थे, बातें वगैरह करवाते थे, थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाते थे। उनकी अगर दोस्ती हो या फिर रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो वो भगवान जाने, बट हम उनको हेल्प करते थे टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, हील, थोड़ी लाइफ कोचिंग एंगल, एंड स्पेंड टाइम विद अस एंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। एंड जैसे ही वो 3 दिन की रिट्रीट से बाहर आते थे, इवेंट से बाहर आते थे, दे यूज्ड टू फील सो फ्रेश एंड अलाइव कि भाई ये क्या हुआ है मेरे साथ। अब ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैंने अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट किया था 6-7-8 महीने पहले। सो ऐसा, ये तो चलो बड़ा यूनिक स्टोरी है मेरी, क्योंकि मेरी वाइफ भी इसी फील्ड में है। तो आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा काम साथ में कर सकते हो जिसके अंदर उसका ध्यान लग सके, राइट? बच्चा पैदा करना सोल्यूशन नहीं। कई लोग ऐसे करते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं तो वहां पे ध्यान दे देगी, विच वर्कड पहले भी, बट अगर आप लड़ाइयाँ कर रहे हो तो नहीं। आप बोर हो रहे हो और आप उसको सच में हाउसवाइफ ही बनना और कोई काम नहीं है, देन गो अहेड विद दैट। और बेटर वुड बी हैव अ स्मॉल पपी, तो वहाँ एनर्जी जाती रहेगी उस लड़की की। अगर उसको घर पे ही रहना है तो घर का काम भी करती रहेगी, वो भी करती रहेगी, एंड वहाँ से एक ट्रायल मिल जाएगा कि बच्चा पैदा करना भी चाहिए कि नहीं। अच्छा, इन अ रिलेशन देयर इज़ अ कॉमन फिनोमिना, सबको लगता है कि हमें लड़ाइयाँ करना पसंद नहीं है, ठीक है, तो लड़ाइयाँ अवॉइड करते हैं। आपके हिसाब से जो रिलेशन है इसमें लड़ाइयाँ होना या छोटी मोटी नोक झोंक होना कितना ज़रूरी है या ठीक है? देखो, हमारे ज़रूरी कहने या ना कहने से कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलेगा ही। रोज़ का कलेश तो रोज़ के। वो तो चलेगा ही, बस डिपेंड करता है कि हद क्या है आपके कलेश की। क्या आप हाथापाई पे उतर आते हो, या चीज़ें तोड़ देते हो आप, या फिर गाली गलौज पे आ जाते हो। तो मेरा हमेशा मानना है कि रिलेशनशिप में ना आपके एक लिमिट्स होनी चाहिए, रूल होना चाहिए। अगर आपके रूल्स क्लियर नहीं है ना, एक रूल, जैसे मेरा एक रूल है कि मेरी वाइफ अगर रैंडमली लड़कों से बात कर रही है, किसी लड़के के साथ मिलने जा रही है और मेरे को बता ही नहीं रही उसके बारे में, तो ये तो काइंड ऑफ एक चीटिंग मेंटालिटी शो करता है ना। और सेम अगर मैं कर रहा हूँ, सोचो मैं अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी दोस्ती का नाटक करके अभी भी लगा हुआ हूँ, या फिर किसी ऐसी लड़की से बात कर रहा हूँ जिससे मेरी वाइफ चिढ़ती है और मैं उससे अभी भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके सामने आ जाता हूँ, मेरे को फ्रीडम दे। तो ये ड्रामेबाजी, ये इंसान रिलेशनशिप नहीं चला सकता। तो रिलेशनशिप के अनसेड एंड सेड क्लियर कट रूल्स होते हैं, राइट? सो द सेम वे लड़ाइयों के भी रूल्स होते हैं। लड़ाई करना एक आर्ट होती है, तो लड़ाई तो होगी ही, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही, बट वो हद से ज़्यादा हो रही है। अब हद से ज़्यादा एंड हद से ज़्यादा इंटेंस, दो चीज़ें हैं। एक हद से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रोज़ ही हो रही है। ऐसा कौन सा कपल है जो रोज़ लड़ाइयाँ कर रहे हैं? या तो फिर उन्होंने कभी ये रूल्स चेक ही नहीं किए, या फिर उन्होंने कभी भी बैठ के इसके बारे में रिजॉल्व नहीं किया। एंड इंटेंसिटी बढ़ जाती है हद से ज़्यादा, एक दूसरे की फैमिली पे आ जाते हो, गाली गलौज पे आ जाते हो। वो तो बहुत ही, इट इज़ कैंसर फॉर अ रिलेशनशिप। वो तो वंस इन अ ईयर अगर हो रही है तो उस पर भी जाओ कि इतनी हद क्यों पार हो रही है। एंड अगर रोज़ रोज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी सिर्फ सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि आपको ये देखना है कि आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करो। क्योंकि सारी लड़ाइयाँ रिलेशनशिप में पार्टनर की वजह से होती ही नहीं है, खुद की स्ट्रेस की वजह से होती है। जब आप उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब बहुत सारे आप देखोगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को बुक्स पढ़ लो, कोर्स खरीद लो, व्हाटएवर, बट स्मॉल थिंग्स, just have a deep breath, just have a habit of breathing deep, and second is stop blaming your partner for your stress. आपकी जॉब में स्ट्रेस है, आप पार्टनर पे ब्लेम करते हो। आपका खाना फेवरेट नहीं बना तो आपको लगता है कि मेरे पार्टनर में कोई कमी होगी, एंड स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली कि यार ये मेरी केयर नहीं करती एंड ऑल दैट। एंड बेटर होगा कि अगर आप जो रेगुलर चीज़ें उसके ऊपर बैठ के अच्छे से कम्युनिकेट कर दोगे, यार क्यों लड़ रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है लड़ने का, मरने वाला हूँ मैं 40 साल में।
क्या है, सही। हमारे पास इतना टाइम प्यार करने का We ही don't नहीं है। know about how life is. हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम एक दूसरे को प्यार करने से, लड़ाइयाँ का टाइम कहाँ से आ गया। तो जब एक फाउंडेशन लेवल पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना इन अ पॉजिटिव वे, जब लव इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये सारी लड़ाइयाँ डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो लड़ाइयाँ करना कोई बुरा नहीं है, वो अपने आप ही होंगी। बीच में एक टर्म आपने बोला कि इट्स एन आर्ट, तो आई डोंट नो, आई मे बी गेट ट्रोल्ड आफ्टर दिस, बट डोंट यू फील दैट फीमेल आर बेटर आर्टिस्ट इन दिस? Anyone who is emotionally having an emotional intelligence is a better artist at this. ओके। ठीक है ना। एंड यूजुअली देखा जाता है कि फीमेल आर मोर इमोशनली वोकल, कि अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देती हैं, एंड दे आर मोर इमोशनली एबल टू टेक केयर ऑफ थिंग्स एंड इमोशनली इंटेलिजेंट, बट नॉट 100%. I would like to believe that in my relationship, me and my wife are kind of equal at this thing, क्योंकि I have developed this side of myself. Emotionally किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, तो एक आर्ट है। यू आर राइट, लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा आता है, बट ऐसा नहीं है कि लड़के बहुत पीछे हैं। दे कैन डील दैट इन देयर ओन वे, ओनली इफ दे कैन जस्ट डेवलप सर्टेन पार्ट्स ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड start saying things which they feel, don't keep it in your heart. बहुत सारे लड़कों की जो डिप्रेशन का या एंजाइटी का रीज़न ये होता है कि अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो आज से ही भाई अपने मम्मी पापा या अपनी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या किसी के साथ अगर तुम्हारी कोई पंगा है, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उनको कॉल करो, उनसे बात करो, उनको सॉरी बोलो, आई लव यू बोलो, जो बोलना है बोलो, बट एट द सेम टाइम, और अगर सॉरी आई लव यू की बात नहीं है और तुमने डायरेक्टली एक चीज़ ऐसी कम्युनिकेट करनी है जो तुम्हें बहुत देर से बॉदर कर रही थी, तो भाई बिना डरे करो। क्योंकि लड़के पता क्यों नहीं कम्युनिकेट करते, क्योंकि उनको लगता है कि अल्टीमेटली मेरे को डर लगता है कि वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो वैसे भी छोड़ के जाने वाली ही है, बस टाइम डिले हो रहा है। और जब वो 1 साल बाद जाएगी छोड़ के, इससे अच्छा आप अगर आज कम्युनिकेट कर दोगे इन अ मैच्योर वे, तो आई नो फाइट होगी, बट वो फाइट एक बेटरमेंट के लिए फाइट है, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। ब्लेम में उसको कम्युनिकेट मत करो, तेरी वजह से मेरे को फील हो, देखो मेरे को ये फील हो रहा है एंड आई डोंट वांट टू ब्लेम यू, बट आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट। देखो दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। करेक्ट। तो जितना ज़्यादा ये आदत बना लोगे अपने अंदर कुछ नहीं रखने की, तो यू विल सी, यू विल हैव अ वेरी क्लीन body on an emotional level, and which can improve your relationship massively. Jaskaran, why men always seeks for calmness? उसको शांति चाहिए, उसको ज़्यादा कुछ भसड़ नहीं चाहिए। फीमेल के साथ क्या होता है, इमोशन है, छोटी छोटी चीज़ें बुरी लगी, झगड़ा है, बहुत ज़्यादा कलेश है, ऐसा क्यों होता है? Because women love drama. But nothing against women, I'm just joking about it, but I think it has a lot to do about the biology. Okay. ठीक है ना। बायोलॉजिकली फीमेल्स के जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा विद एज चेंज होते रहते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 13 या 14 की एज पे आई थिंक पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं उनको। तो देखो उनके बॉडी इतनी चेंजेस से गुजर रही होती है। आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखोगे 9 महीने तक, शी वुड बिहेव वेरी डिफरेंटली एज कम्पेयर टू, एंड लड़के को कभी भी ना तो पीरियड्स के थ्रू या ना हार्मोनल इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ना उसको प्रेगनेंसी, जो उसको उसकी बॉडी बहुत अलग से बनी हुई है, लड़कियों की बहुत अलग से बनी हुई है। सो शी इज़ वेरी, व्हाट डू यू से, comfortable with emotional up and down. And sometimes they are so comfortable they start demanding it more and more. They start thriving on drama. मतलब मैं generalize नहीं करना चाहता, but why do you think they like spices more than men? उनको गोलगप्पे इतने ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं लड़कों से? मसाला चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बायोलॉजी में ये है कि उनको रिलेशनशिप में भी, फैमिली में भी, गोलगप्पों में भी बहुत ज़्यादा चीज़। मैं नहीं बोल रहा लड़कों को गोलगप्पे नहीं पसंद, मैं ग्रॉसली जनरलाइज कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। बट मैं जस्ट ऑन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा कि दिस कुड बी द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न, देयर कैन मल्टीपल ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो।
एंड ऐसा नहीं है कि लड़कों को ड्रामा नहीं पसंद. देयर आर सो मेनी गर्ल्स हु वुड लव पीस एंड सो मेनी गाइज हु लव ड्रामा, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आ जाती है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा उनको मैस्कुलिन एनर्जी चेस करने लग जाती है. बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस दिस माइट बी द रीजन. कहीं मैंने पढ़ा था बिग बॉस की जो कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा फीमेल की है. अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था, तो दैट प्रूव्स माई पॉइंट. अच्छा, हम लड़ाई की बात कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स की या फाइट की बात कर रहे थे. अब फाइट हो गई, मान लो हो जाती है, तो उसमें आप अपना ईगो ना लाओ, प्रेस्टीज ना लाओ, उसको कैसे सॉल्व करोगे बिना ईगो या प्रेस्टीज पे लाए अपनी? देखो, होता क्या है ना कि बॉस, ईगो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपकी जाएगी नहीं. बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं. ईगो एक अच्छे तरीके से भी यूज़ हो सकती है, डिपेंड करता है आपने इस ईगो को किससे अटैच किया हुआ है. मेरी ईगो, मैं व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर माई CA, तो मैं सुबह 5-6 बजे उठ के स्टडी करता था. तो मेरी ईगो और एक और मेरा फ्रेंड था, वो भी CA कर रहा था, उसकी ईगो और मेरी ईगो अलग अलग चीज़ों से अटैच थी. कैसे? उसकी ईगो इस चीज़ से अटैच थी कि मेरे फादर ने बोला है एक CA करनी है और मैं ज़बरदस्ती CA कर रहा हूँ, बट मेरे को तो फ्रीडम चाहिए. मेरे को तो जब मेरे को पार्टी करनी है तब मैं करूँगा, जब वो सारे लोग पार्टी कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार, मेरे को क्यों पढ़ाई करनी पड़ रही है. तो वो वहाँ पे आवारागर्दी कर रहा है, पार्टी कर रहा है, ज़बरदस्ती पढ़ रहा है. और मेरी ईगो मेरे में अंदर में भी थी, उससे भी ज़्यादा थी, बट मेरी अटैचमेंट किसी और चीज़ से थी. मेरी ईगो थी, अबे गधे, मैं 6 बजे उठ के पढ़ाई कर पा रहा हूं, तुम सारे लोग सो रहे हो, वाओ. तो मेरी ईगो मेरे इस कैपेसिटी पे अटैच थी कि मैं 6 बजे उठ पा रहा हूं और तुम सब सो रहे हो. तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है 6 बजे उठने की. तो मेरी देखो ईगो किस चीज पे अटैच थी कि मैं एक्चुअल में आई यूज्ड टू लुक डाउन टू पीपल हु यूज्ड टू पार्टी. सो द सेम वे आपकी ईगो किस चीज में है रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप को फुलफिलिंग करने में, कि यार कोई अगर मेरे को और मेरी वाइफ को देखे जल भुन जाए कि यार क्या रिलेशनशिप है, क्या हस्बैंड, क्या बंदे हैं यार, क्या या तो सही दिखते भी है बट एट द सेम टाइम क्या प्यार दिखता है इनका, यार मजा आ गया यार, मेरे पास मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं है. मेरी ईगो इसमें है, ना कि मैं कि मैं अगर लड़ाइयाँ कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरे को क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रही तू, मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही है. देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना बुरी चीज़ होती है, बट हर चीज़ तुम्हें बुरी लग जाती है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत सेंसिटिव हो. ओके. एंड जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है उतना ज़्यादा वो इमैच्योर होता है. तो आपकी ईगो किस चीज़ से है? हर चीज़ पे लड़ाई करने में आपकी ईगो आती है, कि सख्त बनने में आपकी ईगो आती है कि मेरे अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, मैं बहुत थिक स्किन्ड एंड थिन स्किन्ड बोलते हैं ना, तो मैं बहुत थिक स्किन्ड हूँ. आप मेरे साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करोगे तो मैं चिल मारूंगा, ज़्यादा नहीं होगा. तो आप देखोगे बड़े टफ टाइप के लोग होते हैं, लड़के होते हैं स्पेशली, जो मैस्कुलिन होते हैं, लीडर होते हैं, बहुत थिक स्किन्ड होते हैं. हर लड़की ने कुछ भी बोल दिया, मेरे को अटैक आ गया, इतना सेंसिटिव हो गया, मेरे को गाली देनी पड़ गई. अबे तुम फिजिकली वैसे भी उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, एंड अगर तुम पैसे कमाते हो, वो नहीं कमा रही, तो तुम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, तो तुम्हें गाली दे के भी उसको और नीचा दिखाना है. सोचो अगर उसने, क्योंकि शी इज गोइंग थ्रू सो मेनी इमोशनल चेंजेस, चाहे वो पीरियड्स पे हो, चाहे वो हैंग्री हो, जो भी हो, बायोलॉजिकली, तो बायोलॉजिकली हो, तो यू हैव टू बी मोर थिक स्किन्ड एंड मोर प्लेफुल. मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हें अपना स्टैंड नहीं लेना है, बट जिस हिसाब से आजकल लड़के 1% सुन नहीं सकते किसी की, बड़े थिन स्किन है, बड़ी सॉफ्ट चमड़ी है उनकी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमिनिन होते जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, बच्चों जैसी स्किन है उनकी, राइट. तो क्या ही रिलेशनशिप चलाएंगे, क्योंकि वो ऑफिस में भी कोई बोल देगा, फिर कोई सोशल मीडिया पे उनको कोई बोल देगा, लड़की भी कोई बोल देगी, उनको अटैक ही आ जाता है. इट्स अबाउट टेकिंग दैट इट्स ईगो इन अ पॉजिटिव सेंस, टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को कोई भी तीर मारे, कुछ मारे, मैं स्माइली कर रहा हूँ. एंड हद से ज़्यादा कोई कर रहा हो तो मेरे अंदर एक स्टैंड भी है कि भाई चुप. ठीक है. अभी एक और चीज़ है कि अपने पार्टनर, मेल फीमेल, मैं तो कहता हूँ चलिए एक टॉक्सिक वुमेन के लिए आप कैसे पहचानोगे कि भाई एक आपकी लाइफ में जो वुमेन है ये टॉक्सिक है कि नहीं, आगे इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
देखो, जनरली मैं जनरलाइज नहीं करता कि कोई टॉक्सिक इंसान है कि नहीं है। टॉक्सिक कभी भी इंसान नहीं होता, उनका बिहेवियर होता है, एंड दैट कैन बी चेंज्ड। आई हैव चेंज्ड सो मेनी पीपल, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कम टू मी, दे हैव हैड टॉक्सिक माइंडसेट अबाउट women, and after learning from me their mindset changed, they started respecting girls, and so many girls have come to my wife's community and she is trying to change their mindset and it actually works. But जो behavior होता है टॉक्सिक, अब अकॉर्ड वो हर किसी का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्टूडेंट था, वो कहता है कि मैं और मेरी जो गर्लफ्रेंड है, हम दोनों ना ऐसे एक दूसरे को ना सी या फिर ऐसे ना उल्टी सीधी ना गालियाँ वाली दे के भी बात करते हैं, बीसी बोल के बात करते हैं। बचपन मैंने मतलब जब से मैं मिला हूँ, बचपन इन द सेंस वो बचपन से ही है रिलेशनशिप में, 8 साल से। तो कहते हमने तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ओपन थे एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से देखूँ तो मेरे लिए तो टॉक्सिक बिहेवियर है, बट उसके लिए नॉर्मल है क्योंकि मैं भी देता हूँ, वो भी देती है। तो इट्स अ रिलेटिव टर्म कि आपके लिए क्या टॉक्सिक है क्या नहीं है। मेरे लिए पर्सनली गाली गलोच दे के बात करना, एक दूसरे के साथ फिजिकल होना, नॉन सेक्सुअली एक दूसरे का फिजिकल होना, थप्पड़ वप्पड़ ये वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ा टॉक्सिक बिहेवियर है। दूसरा, एक दूसरे के पेरेंट्स को गाली वाली देनी या फिर उल्टा सीधा बिहेव करना, वो टॉक्सिक है। एक दूसरे को बिल्कुल भी स्पेस ना देना, पीछे ही पड़े रहना, और किसी के ऊपर शक करते रहना कि तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे हो, कि तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे होगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टॉक्सिक, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये, बहुत बड़ा टॉक्सिक बिहेवियर है। और अभी भी तुम किसी लड़के को मिल के आई हो, किसी लड़की को मिल के आया है वो इंसान, और वो मेरे से वो छुपा रहा है, चैट्स डिलीट कर रहा है, एक्स बॉयफ्रेंड को बोल रही है वो कि भाई ही इज़ सच अ गुड फ्रेंड, रिलेशनशिप में आने से पहले भी हम अच्छे दोस्त थे, फिर 1 साल रिलेशनशिप में आए, फिर अच्छे दोस्त बन गए, 10 साल से इसकी दोस्त हूँ, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए, आई एम सॉरी, इट इज़ आउट ऑफ माई रूल्स ऑफ रिलेशनशिप, टॉक्सिक है। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे लिए पर्सनली टॉक्सिक बिहेवियर है। स्मोक करना मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए है, आपके लिए शायद अच्छा होगा क्योंकि आप भी करते होगे, मेरे लिए नहीं है। तो आपकी अपनी लिस्ट होती है, उस हिसाब से आप देख लो कि आपको वो कौन सा बिहेवियर नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, एक फीमेल के लिए सोशल स्टेटस ज़्यादा मैटर करता है, किसी उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर करती है, या फिर पैसा? इन तीनों में से क्या पर्सपेक्टिव है? देखो, मेरे अकॉर्डिंग मैटर तो सब कुछ ही करता है, बट इंडिविजुअल लेवल पे अगर उसको अट्रैक्शन के लेवल पे किसी को समझना है, सो आई डोंट बिलीव ऑन दिस और दैट। I believe you need to be this and certain elements of the other things also. जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैटर करता है कि कोई लड़का बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है बट ही इज़ ब्रोक, पैसे ही नहीं है उसके पास, या फिर एक बंदा है उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं बट ही इज़ एन एवरेज लुकिंग गाय, क्या मैटर करता है? मेरी आर्ग्यूमेंट ये है, ये दोनों ही मैटर नहीं करते। तुम्हें एक्चुअल में एक ऐसा बंदा चाहिए जो एवरेज या अब एवरेज है उसकी आंखों में। देखो, लुक्स में कौन एवरेज है कौन अबव एवरेज है ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। अगर ये सेम लड़की है, मेरे को चाहे वो सुंदर लगती हो, आपको एवरेज लगती हो, ठीक है ना, तो इट्स स्टिल अ पर्सपेक्टिव। उसकी आंखों में अब एवरेज है, एंड उसकी आंखों में उसका सोशल स्टेटस भी अब एवरेज है, और उसकी आंखों में उसका जो फाइनेंसेस है वो भी अब एवरेज है। तो शी वुड नॉट वांट टू लूज आउट ऑन एनीथिंग एंड शी वुड वांट एवरीथिंग। बट स्टिल अगर आपने क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी। क्योंकि पैसे आप कमा लोगे, पर्सनैलिटी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, आप बहुत सारे आप देख लोगे, कोई भी करोड़पति है लेकिन वो पर्सनैलिटी नहीं है, बात नहीं करनी आती, जैसे ही मुंह खोले ऐसा लगता है क्या, किससे बात कर रहा हूँ मैं, राइट। सो पर्सनैलिटी, कॉन्वर्जेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप चाहे जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लड़की के लिए सब नॉर्मलाइज्ड है। एंड दूसरी चीज़ आपने क्या बोली थी, सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस इन इंडिया स्पेसिफिकली डजंट मेक एनी सेंस ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत सारे वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दे आर प्रिटी गुड एट देयर सोशल स्टेटस। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि मेरे को विराट कोहली या फिर कोई बहुत क्रिकेटर ही, कोई ऐसा ही बंदा चाहिए, अनटिल अनलेस वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अगर हम नॉर्मल लड़की की बात कर रहे हैं, उसको पर्सनैलिटी एंड ठीक है उसकी अपनी इनकम हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर हर। जितना ज़्यादा उस लड़की के खुद की कमाई बहुत ज़्यादा है, उसकी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली शी वुड वांट टू हैव अ मैच। Irrespectively, I have seen a case study from US, किसी साइंटिस्ट का था,
उसने ना कुछ किया था कि बीएमवी के साथ में खड़ा कर दिया एक पुअर सा बंदा, हाँ और एक जगह बीएमवी के साथ खड़ा कर दिया एक बढ़िया सा सूट बूट का बंदा, और तीसरे कॉम्बिनेशन में उसने एक नॉर्मल सी कार, सस्ती सी कार के साथ खड़ा कर दिया एक बढ़िया सूट बूट बंदा। तो बंदी की नज़र जो है सबसे पहले पूरे सेटअप में बीएमवी की तरफ ही जाती है। BMW क्या? BMW BMW, अच्छा। टू प्रिसाइज, हाँ सॉरी से बीएमवी। सो जाती उसी की तरफ है, नज़र जो है उसकी तरफ जाती है, ना कि बंदे की तरफ। बंदा कैसा है ड्रेसिंग सेंस में वो नहीं। तो ये एक अलग केस स्टडी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर ओपिनियन इज। यस, बट आप ये भी नोटिस करोगे कि वहाँ पे तो मेरी भी नज़र गाड़ी पे जाएगी, क्योंकि अगर आप गाड़ी को साइड कर दोगे और आप सिर्फ उसके बारे में कॉन्वर्जेशन करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने बोला जो थर्ड वाली है बड़ी सस्ती सी कार है, अजीब सी कार है, तभी मैंने बोला दोनों एक्सट्रीम हो गए हैं। ठीक है ना, मैं दोनों एक्सट्रीम को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा। मैं कर रहा हूँ कि भाई उसकी गाड़ी भी है ठीक ठाक, सैलरी भी ठीक ठाक है, पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक है, स्टेटस भी ठीक ठाक है, एंड दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गर्ल। शी वुड नॉट वांट टू गो फॉर एन एक्सट्रीम। बट एक और भी चीज़ है, ये आप सारी जो स्टडीज आप लॉजिकली सोच रहे हो कि आपने उस सर्कमस्टांस में एकदम से शॉक कर दिया लड़की को, बट आप देखोगे उन 3 लड़कों को अगर आप मौका दोगे ना उस लड़की के साथ आधा आधा घंटा बात करने में, उसके बाद पता चलेगा कि उसका किसी इंटरेस्ट है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जग एकदम से नजर कहाँ गई उससे कोई लेना देना नहीं है, वो टिकेगी किसके साथ उससे लेना देना है। एक ना मुझे याद आता है एक और किस्सा, जहाँ पे ना विकास देवी कीर्ति आप जानते होंगे, दृष्टि आईएएस, ठीक है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उसमें क्या था कि आप एक फ़ीमेल है, अरेंज मैरिज का सेटअप है, आप एक फ़ीमेल हैं, बट आपके लिए ढूंढा जाएगा एक बढ़िया सा योग्य सरकारी नौकरी वाला लड़का, और आप विलिंगली जाके बढ़िया से शादी कर लेते हैं। बट इर्रिस्पेक्टिव अगर अदर साइड है, अगर लड़की काम करती है और लड़का अगर काम नहीं करता है तो कभी शादी नहीं करेगी। तो ये अलग साइकोलॉजी होगी ना। हाँ, बट एज आई सेड लड़की को तो मैच चाहिए। आप समझो, हमें किसी के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए, हम उनको रिस्पेक्ट करते हो। बट कभी किसी ने आपको बताया कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब रिस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या है? मतलब अगर मेरे को आपको रिस्पेक्ट करना है तो मैं क्यों करूँगा? किसी लड़के के लिए किसी लड़की के पैसे कमाना उसके लिए इतनी रिस्पेक्टेबल बात नहीं है। उस लड़की का, मैं बहुत रॉ बात बोल रहा ठीक है, हूँ, हाँ। सब लड़कों के माइंडसेट के थ्रू लेट्स गो उस लड़की की फेमिनिन एनर्जी होना, उसकी ड्रेसिंग सेंस होना, उसका सुंदर होना, उस लड़के को और उस लड़के की फैमिली को सिर्फ उस चीज से फर्क उस पड़ता चीज़ है। से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, हाँ। एंड थोड़ी बहुत उसकी डिग्री विग्री है, वॉट एवर, तो इतनी है, उसकी दिस माइंड मेक भी है, सेंस, हाँ, दिस मेक मेक सेंस। सेंस। अब लड़की को अगर किसी लड़के को रिस्पेक्ट करना है तो उसकी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि वो ऐसा क्या लेके आ रहा है टेबल पे, क्योंकि अगर सुंदरता की बात हो या उसकी एनर्जी की बात हो, वो तो लड़की ही लेके आ रही है। फाइनेंसेस, he is the provider of the family, he is the leader who's going to lead me, and he can take care of me and the kids when I'm pregnant for 9 months and afterwards also this whole family. तो that is the whole psychology behind it. मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि लड़कियां पैसे नहीं कमा पाती, वो उनकी चॉइस है, बट एज अ मैन मेरे को बचपन से एक इन्नेट प्रेशर है। इन्नेट प्रेशर का मतलब है जो सोसाइटी से भी नहीं आया, बस ऐसा समझ लो कि एज अ मैन, मैं मेल हूं, मेरे को प्रेशर है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, एंड मेरे को उस प्रेशर में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उस प्रेशर की वजह से ही आई विल बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज अ पर्सन। अगर मेरे को वो प्रेशर ना हो, एंड द ओनली थिंग आई नीड इज, मैं चाहे काम करूं चाहे ना करूं, आई शुड बी जस्ट इनफ फॉर यू। आई डोंट लाइक दैट लाइफस्टाइल। आई लाइक दैट लाइफस्टाइल जहां पे मेरे वो प्रेशर हो, ताकि आई कैन टेक केयर ऑफ माई वाइफ, माई किड्स इन फ्यूचर, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, एवरीबडी। अब वो लड़की को अगर टेक केयर करना है, वेरी गुड, करो, नहीं भी करना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। Jaskaran, someday if you realize that a relationship between two is not working, so how to end it up peacefully, जिसमें कि दोनों को तकलीफ ना हो। देखो, अगर आपका रिलेशनशिप
बिल्कुल आप एंड एज तक पहुंच गए हो कि आपको लग रहा है कि यार नहीं, हम दोनों के वैल्यूज, नीड्स, वांट्स, इवन द एनर्जी इज वेरी नॉट अलाइनिंग टू व्हाट वी वांट टू डू, गोइंग नेगेटिव। ठीक है ना। तो पीसफुल सिंपल है, यू हैव टू मेक हर सी योर वर्ल्ड इन फ्यूचर एंड यू हैव टू मेक हर और हिम सी द फ्यूचर विच यू आर सीइंग। देयर इज नथिंग बेटर दैन कम्युनिकेशन, ठीक है ना। पेन पेपर लेके बैठो और उसको बोलो कि देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, डू यू अग्री। मोस्टली आपको जो फील हो रहा होता है ना, आपके पार्टनर को फील हो ही रहा होता है, बस डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे वो चीज़ बताते हो। देख फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता है कि मेरे को ब्रेकअप करना है, लेकिन मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं अपने आप में पाइल अप कर रहा हूँ, कौन से 100 नेगेटिव पॉइंट्स लेके आऊँ और बम 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 ब्लास्ट कर दूँ। बट इससे अच्छा क्या है कि अगर आप एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन कर लो उसके बारे में, एंड उसके बारे में उसको बोल दो। देखो इट विल बी मेसी, you can mitigate risk of fights and all that overreaction, you can mitigate it, but ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, ठीक है। तो रिस्क तो है कि फाइट होगी, नेगेटिविटी आ सकती है, पंगे भी आ सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बट वो रिस्क इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है एज कम्पेयर टू जो आप मर मर के जी रहे हो। सच बात है। तो इससे अच्छा आप उसके साथ बात कर लो, उसको रोबोट की तरह मत बोलो, उसको स्टार्ट हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी से करो। स्टार्ट हमेशा इस चीज़ से करो कि आप उसके बारे में क्या अप्रिशिएट करते हो। सी, आई अप्रिशिएट दैट यू हैव बीन विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आई अप्रिशिएट योर एनर्जी, आई अप्रिशिएट यू हैव टेकन केयर ऑफ किड्स, वॉट एवर, किस भी पोजीशन पे हो, या फिर अगर रिलेशनशिप की पोजीशन पे हो, आई अप्रिशिएट एंड आई एट सम पॉइंट लव्ड यू एंड आई हैव नो नेगेटिविटी अगेंस्ट यू, बट आई डोंट थिंक सो द रिलेशनशिप इज गोइंग एनीवेयर, इट सीम्स पॉइंटलेस एंड मे बी आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड मेंटली मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा लाइफ में, एंड नथिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर एनीथिंग, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू वर्क। ये भी बहुत शॉर्ट वर्जन है, बट इसको थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, एंड देन व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन दिस, तो वो भी बताएगी। फिर डिस्कस कर रहे हो, 1-2 घंटे बात कर रहे हो, एंड यू माइट हैव टू हैव मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस। तो वो धीरे धीरे पीसफुली भी जा सकता है। ऑल दो यस, एक और भी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हर्ट नहीं होगी या तुम हर्ट नहीं होगे, तुम दोनों रोओगे, कुछ महीने तक बोल भी नहीं पाओगे, ऐसा भी हो सकता है ब्रेकअप करने के बाद फिर पैचअप कर लो, ये होता रहेगा ड्रामा। बट अगर तुमने एक बार डिसीजन ले लिया, then you have to stick to it, you don't have to patch up, you don't have to go again. She will cry, she will get hurt, it is okay, and he will cry and get hurt अगर लड़की को ब्रेकअप करना है। but this is the more sensible way to break up instead of ghosting them, cheating on them और उनको ब्लेम करके तोड़ दिया रिलेशनशिप। देखो क्या यंग एज हैं, जेनजी हैं, हमारा 90s का ज़माना होता था ना, जब आप किसी के पीछे दीवाने हो जाते थे, है ना। तो जेनजी में भी ये चीज़ है, आप ना किसी ऐसा होता है पार्टनर के, लड़की या लड़का इर्रेस्पेक्टिव, आप पागल हो जाते हो, बिल्कुल एकदम पागलों की तरह घूम रहे हो, ब्रेकअप हो गया, दिक्कत हो जाएगी। अब तो इसको कैसे हैंडल करे बंदा? ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। हाँ, देखो ऐसा है कि सेम चीज़ एज मैंने 1 घंटे पहले जो बोली थी, लड़की छोड़ के चली गई आपको अभी, अच्छा, तो ब्रेकअप हो चुका है, हाँ, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, 3 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने होते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ द रियलिटी। उसका मतलब क्या है कि यू हैव टू सी थिंग्स एज इट इज़। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये लड़की मेरी लाइफ थी, ये लाइफ लाइन थी, यही मेरी लाइफ फोर्स थी, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे को ये लड़की लगेगी अपनी लाइफ में मेरे को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में। नहीं, तुम्हें लड़की नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। समझो। तो वो क्या करते हैं ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देते हैं अपना माइंड, वो चीज़ों को ऐसे रिलेट कर लेते हैं उसके साथ। एंड आई अंडरस्टैंड, मतलब मैंने भी की हुई हैं, सबने की हुई हैं हरकतें, बट देन आप वो जो इंटेंसिटी से एक बार बाहर आ जाओगे, पेन पेपर लेके आप सिर्फ एक चीज़ लिखोगे, क्या हुआ, एंड ऑब्जेक्टिवली 10 पॉइंट्स लिखोगे। इफ़ आई हैव टू सी थिंग्स एज इट इज़, कोई मेरी लाइफ लाइन नहीं गई है, मेरे को पानी और ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा होने के लिए, तो ये मेरे को ज़िंदा नहीं करती, इसके पहले भी बढ़िया खुश था मैं और इसके आगे भी खुश हो जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए डिप्रेस हो जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा मैं, बट हुआ क्या? स्टार्ट राइटिंग दैट डाउन, सी थिंग्स एज इट इज़। रिलेशनशिप अच्छा क्यों था, रिलेशनशिप में कमियां क्यों थी, और ये टूटना ही था, ये पहले टूटने के बजाय अब टूट गया,
बुरा लगेगा, क्या मैं रोते रोते ही लिखूंगा, बट करो। अब दूसरा होता है सी थिंग्स बेटर देन इट इज, नॉट वर्स देन इट इज। हम क्या करते हैं, जो है उसको वर्स कर देते हैं अपने माइंड में, क्योंकि हमारे दिमाग में एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है, आई डोंट इवन वांट टू ट्राई अगेन। तो हम ब्लो कर देते हैं अपने, वर्स कर देते हैं अपने माइंड में, ये दुनिया बर्बाद होगी, कोई और नहीं मिलेगी। जब तुम सिंगल थे तब भी तुम यही सोचते थे, अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया अब भी तुम यही सेम ही चीज सोच रहे हो। तो अगर तुम पहले भी सोचते थे तब भी मिल गई ना, तो अब भी मिल जाएगी। बड़ भाई किसी को तेरे नाम वाला प्यार हो गया, सच्चा वाला हाँ प्यार। तो वो तो पागल था ना। मैं तो नॉर्मल लड़कों की बातें कर रहा हूँ, राइट। तो आप समझो, किसी को कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है या फिर पागल ही हो गया, तो वो प्यार नहीं है, वो पागल था। तेरे नाम मूवी भी तो याद करो, दैट इज अ थिंग। सो वो तो उसको फिर डॉक्टर लगेगा या फिर साइकेट्रिस्ट लगेगा, वो तो चीज़ ही अलग हो गई है। बट इफ अ नॉर्मल पर्सन, एंड मैं नहीं बोल रहा, मैं हंस नहीं रहा उन लोगों पे कि ये पेनफुल नहीं होता, बहुत पेनफुल होता है, महीनों एंड कई लोगों को सालों लग जाते हैं। लग जाता बट है मेरा recover होने एक बहुत फंडामेंटल बिलीफ है हीलिंग का, टाइम नेवर हील्स यू, में। ओके। ओनली एफर्ट्स हील यू। टाइम से किसी की हीलिंग नहीं हुई आज तक। इनफैक्ट अगर आपका आज ब्रेकअप हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 साल तक उसको भूल ना पाओ। इनफैक्ट आपका प्यार उसके लिए बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, आप सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो। आप हील तभी करते हो जब आप इंटरवेंशन करते हो, मतलब उसके थॉट प्रोसेस, उसके इमोशनल अटैचमेंट को इंटरवीन कर देते हो एफर्ट से। अब सबसे बड़ा एफर्ट जो मेरे को पर्सनली, मैं मूव ऑन किंग बन गया था, क्योंकि आई हैव गॉट रिजेक्टेड एंड हार्ट ब्रोकन बाय सो मेनी गर्ल्स, कि मेरे को समझ नहीं आता था कि ये करूं कैसे, बट मैं इतना तेज हो गया था मूव ऑन करने में। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई यूज्ड टू डू। कैन वी आस्क द काउंट? बहुत है, मतलब मोर देन 10-15। तो उस टाइम पे जब मेरे को ये चीज़ें सीखनी थी, उसके पहले जब मेरे रिजेक्शन हुए थे, जब मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ था ये चीज़, तो इतनी बार रिजेक्ट हुआ था। किसी से मैं 2 दिन में रिजेक्ट हो गया था, किसी से मैं 1 साल बात करने के बाद रिजेक्ट हुआ। मैं कहा हो क्या रहा है मेरे साथ ये। तो आई बिकेम वेरी गुड एट मूविंग ऑन एंड अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। एंड जब मेरे को ये नहीं समझ में आई थी, इट ऑल्सो टुक मी, देयर वाज वन गर्ल जिसको मैं 4.5 साल लगे बोलने में। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि जिस उससे भी ज़्यादा इंटेंसली जिसके साथ मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, मेरे को 4 हफ्ते भी नहीं लगे। बस एक चीज़ थी डिफरेंस, वो है मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि टाइम से कोई हील नहीं होता, एफर्ट से हील होता है। सबसे बड़ा एफर्ट होता है नॉलेज। जब भी हमारा ब्रेकअप होता है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? क्लोजर। कि मैं उससे बात करूं, क्यों छोड़ा, मेरे में क्या कमी थी, मैं उससे बात करूं, जस्टिफिकेशन मांगूं, कन्विंस करने की कोशिश करूं। बट लड़की कभी भी तुम्हें क्लोजर नहीं दे सकती, लड़का भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो कोई मेंटल डिसीजन नहीं है, इमोशनल डिसीजन लिया उन्होंने। क्लोजर सिर्फ एक ही चीज़ देती है, नॉलेज। क्या हुआ ये वो नहीं बताएगी, ये आपको समझना पड़ेगा सिर्फ रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स को सीखने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, एक मेरा कोर्स है जस्ट एक्सप्लेन वुमेन्स ब्रेन, मतलब जस्ट एक्सप्लेन वुमेन्स ब्रेन, जस्ट मेरा नाम है। तो बेसिकली वो 3 दिन के अंदर मैं सेकेंड डे को क्लोजर डे बोलता हूँ। उसका मतलब पता क्या है? मैं सिर्फ उनको यही समझा रहा होता हूँ कि कौन से टाइप के रिलेशनशिप है, किस टाइप के कॉन्वर्जेशन हो रही होती हैं, और किस टाइप की साइकोलॉजी होती है लड़कियाँ और लड़कों में। एंड ये चलते हैं, ये नहीं चलते हैं, ये ऐसा होता है तो ऐसे होगा, कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें सिखा रहा होता हूँ। लोग मेरे को रोज़ मैसेज कर रहे होते हैं, भाई 7 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था और अब जाके मेरे को उसका जवाब मिला है। तो जब उसको क्लोजर मिलता है ना, तो उसकी जो ऑब्सेशन होती है लड़कियों को लेकर, वो डिसॉल्व हो जाती है। क्योंकि मेरे को अभी तक लग रहा था कि मैं इसको कन्विंस कर पाता, या फिर मैं ये चेंज कर देता, ये हो जाता, वो हो जाता, और फिर मेरे को रियलाइज हो रहा है मैं ऐसा कुछ ना कर पाता जिसकी वजह से चलना था, और मैंने पर्सनली भी नहीं लेना। आपके कोर्स में गाना बजाते हो क्या? फिर एक दिन मोहल्ले में हेमा आई। वो बजाएंगे अभी। ठीक है। सो दिस वेरी इज नाइस। द थिंग कि भाई आपको नॉलेज जितनी ज़्यादा मिल सके साइकोलॉजी के बारे में, जेंडर रिलेशंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा कि आप अपने आप को हील कर सको, सेल्फ लव कर सको, चाहे वो इनकैंटेशन के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, कुछ भी हो। सेल्फ लव इज आपको इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। माई वाइफ इज अ सेल्फ लव कोच। सो सेल्फ लव इज वन ऑफ द टूल विच कैन रियली हेल्प यू। देयर आर हीलिंग मोडालिटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपने आप को हील करके आप मूव ऑन कर सकते हो, एंड इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आई वॉन्ट टू कंप्लीट दैट। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, व्हाट इज द रियलिटी?
see things as it is. Second question is, now I want to see things better than it is. What are the 10 good points about this breakup? बोले दिमाग खराब है, मैं यहाँ पे रो रहा हूँ, गुड पॉइंट्स का है हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ। चलो शायद एक गुड पॉइंट ये हो गया कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ इस वजह से ही मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ इस वजह से ही शायद भगवान मेरे को टेस्ट कर रहा होगा, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया इस वजह से ही शायद मेरी अभी लाइफ में थोड़ी स्पेस आई है तो मैं अपने किसी और काम पे ध्यान दे पा रहा हूँ। ऑल्दो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बट मैं लिखूंगा वो पॉइंट। तो सी थिंग्स बेटर देन इट इज। एंड द थर्ड क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज हाउ कैन आई मेक इट बेटर नाउ, क्योंकि टिल नाउ आई एम जस्ट सीइंग इट, बट हाउ कैन आई एक्चुअली मेक इट बेटर। उसके लिए यू नीड टू आस्क योरसेल्फ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने इसके साथ टॉलरेट की, अब नहीं करूँगा टॉलरेट। तो ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा बड़ा ही साइंटिफिक या फिर वो है, बट वंस यू डू इट, आई हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स, बड़े प्रैक्टिकल है। एंड आप जब करोगे ना आपको लगेगा आप अंदर से उसी मोमेंट पे हील करना शुरू कर दिया। सही है, प्रैक्टिकल है ये तो। जैसे आजकल की लाइफ जो है ना, हम लोग सभी अराउंडिंग देखें ना, सोशल मीडिया वाली लाइफ है। तो हम अपने रिलेशन को लेकर के हमें सोशल ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पोस्टिंग्स और ये, या उतना ही प्राइवेट रखना चाहिए? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। मैं और मेरी वाइफ वी आर कोचेज एंड इन्फ्लुएंसर्स, तो हम तो हैं ही रिलेशनशिप कोच, तो हम दिखाते रहते हैं। बट कोई मान लो इन्फ्लुएंसर नहीं है, उसके लिए कोई बिजनेस सेंस नहीं बनता, तो उनको अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत पोस्ट कर सकते हो। देखो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड कि भाई पोस्ट करोगे तो ये हो जाएगा, प्राइवेट रखोगे तो ये हो जाएगा। अब आप पोस्ट कर रहे हो अच्छी अच्छी पिक्चरें, लेकिन आप यहाँ पे लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप कुछ भी करो। हाउ टू फिगर आउट योर पार्टनर इज चीटिंग यू और नॉट? देखो बहुत अच्छा एंड डेंजरस क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज सी पार्टनर एक तो रिलेशनशिप में है। इफ आई आस्क यू हाउ डू यू फिगर आउट कि आपका पार्टनर बिजनेस में आपके ऊपर चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब या तो आप राइट, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है चीट करने का, बट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ वो क्या होने लग जाएगा उस रिलेशनशिप में? टॉक्सिक हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले क्या होने लग जाएगा? टॉक्सिसिटी भी, फिर भी लड़ाइयाँ झगड़े तो हम फिर भी नॉर्मलाइज कर देते हैं, चलो पहले भी होते थे। सेक्स होना बंद हो जाएगा। आपका पार्टनर अगर आपके ऊपर चीट कर रहा है तो हो ही नहीं सकता वो आपके साथ सेक्स भी कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है फिजिकल इंटीमेसी लूज हो जाती है। और क्या पता दोनों जगह कर रहा हो, तीनों जगह कर रहा हो, फिर क्या हो रहा हो, तीनों जगह कर रहा हो, दोनों जगह कर रहा हो, फिर ऐसा होता नहीं है। ऐसा मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी स्पेशली मान लो कोई लड़की है, उसको अगर लड़का भी है, अगर वो चीट कर रहा है और तुम्हारे साथ रह रहा है, आप समझो हमें उनके साथ इंटीमेट होने में साइकोलॉजिकली ज़्यादा मज़ा आएगा जो हमारे पास नहीं रहते, क्योंकि इसको बोलते हैं फॉरबिडन फ्रूट साइकोलॉजी। क्योंकि जो फॉरबिडन फ्रूट है उसके बारे में मैं ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ जो मेरे सामने है। तो चाहे वो मेरे साथ भी लेट रही है या लेट रहा है, आई वुड नॉट वांट टू हैव सेक्स। तो सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होगा कि 6-6 महीने 7-7 महीने सेक्स किया ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि अगर 7 महीने सेक्स नहीं किया तो वो चीट ही कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये छोटी छोटी इंडिकेशंस होती हैं। दूसरा, दूर रहना शुरू कर देते हैं वो। दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन देयर ऑफिस विद देयर फ्रेंड्स आउटसाइड, रात को लेट आते हैं, बहुत इमोशनली बहुत दूर हो जाते हैं, वो तुमसे बात ही नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ही डिस्टेंट हो जाते हैं वो। या फिर अगर नॉर्मल रिलेशनशिप चल रहा है, मैरिज नहीं है मान लो, ठीक है, क्योंकि मैरिज के पर्सपेक्टिव से बोल रहा था बिकॉज आई एम मैरिड फ्रॉम द पास्ट 3 years, बट एक नॉर्मल रिलेशनशिप है जहाँ पे एक दूसरे के साथ नहीं रहते, उनको बात ही नहीं करनी तुमसे, उनको मिलना ही नहीं है तुमसे, बहाने आने लग गए हैं, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, 2 महीने हो गए तुम मिले ही नहीं हो। वो ये 10 किलोमीटर दूर ही रहती है बट मिलना ही नहीं चाहती, वो मिलना ही नहीं चाहता वो। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल इंडिकेशंस जहाँ पे कि दे माइट बी हैविंग फीलिंग्स टू समवन एल्स। या फिर उनका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड लड़की है, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं, तो इवन आपको बताते भी हैं वो, बट वो बहुत ज़्यादा उनसे अटैच होते जा रहे हैं, बिचिम कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप के उनके लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे जो कॉन्सिक्वेंस हैं
कि दे माइट बी हैविंग फीलिंग्स समवेयर एल्स एंड दे माइट हैव चीटिंग मेंटालिटी। उनके फ़ोन में आपको टिंडर बम्बल मिला ये तो तो ऐसे, वो तो मैरिड में भी रख लेता है आदमी आजकल। हाँ, तो वो चीटिंग मेंटालिटी। हाँ ठीक है। अच्छा, आजकल एक नया वो चला है फ्रेंड जोन का। आजकल क्या है, ये तो पुराना ही है। हाँ आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब किस लड़की के उसमें फ्रेंड जोन्ड हो। इससे कैसे बचाओगे लोगों को? देखो, फ्रेंड जोन कोई लड़की तुम्हें घुसाती नहीं है, उस गड्ढे में तुम खुद घुसते हो। हाँ, ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक हमारे दिमाग में ना एक तरीका होता है कि अगर मेरे को ये लड़की अपनी लाइफ में चाहिए तो मेरे को उसका बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ेगा। हाँ। तो बचपन से ही होता है, और हम सबसे ज़्यादा जेलसी उस इंसान से होते हैं जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। My team is smiling and they are like कि हाँ ये तो हम भी हो चुके हैं। मैं भी हो चुका हूँ, तो बहुत बड़ी बात ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ 100% लड़के हुए होंगे। सो डिजीज़ है ये। सो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा टारगेट ही ये होता है कि उसके क्लोज में अगर तभी आऊँगा जब वो मेरे से बहुत बातें करती रहेगी, जब मेरे से बहुत ज़्यादा बातें ही तब करेगी जब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। तो तभी घूमेगी, तभी बातें करेगी, तभी टेक्स्ट करेगी। तो मैं खुद ही फ्रेंड जोन हो रहा हूँ, मैं खुद ही गड्ढे में घुस रहा हूँ। फिर उसके बाद 4 महीने बाद मेरी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मेरे पेट में बात पचती नहीं है। मैं बोल देता हूँ कि यार मेरे को तेरे साथ कुछ शेयर करना है। बोलेगी क्या? फिर तुम ड्रामा करते हो 2 दिन, फिर बोलते तो आई लव यू, मेरे को तेरे से सच्चा प्यार हो गया। बचोगे कैसे इससे अब? अब बचना क्या है कि एस्केलेशन एक चीज़ होती है डेटिंग में जो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए। एस्केलेशन का मतलब ये होता है कि अगर तुम आज किसी लड़की को मिले हो और अगर तुमने 1 हफ्ता 2 हफ्ता गया बात करते टाइम, तो उसके बाद डायरेक्टली उसको डेट पे पूछ लो। ठीक है, उसके साथ दोस्ती करने का नाटक मत करो। आपको पता है, मेरे को पता है, लड़कों को लड़कियों से दोस्ती करने से कोई मतलब नहीं होता। उनको लड़की गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, बात खत्म। यानी ये झूठ बोलना बंद कर दो लड़कियों को। एंड लड़कियां भी बेवकूफ़ बन जाती हैं लड़कों के चक्कर में, और कभी कभी बनाती भी हैं कि चलो ठीक है ये भी तो मेरा बैकअप है, पर मेरे को जो अल्टीमेटली कोई लड़का चाहिए वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। और ये 3-4 जो लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अच्छी बात है, मेरे को अपने बारे में अच्छा फील होता रहता है। मेरे को इनको कुछ देना देना तो कुछ है नहीं, मैं इनसे बल्कि काम करवाती हूँ। कोई मेरा ड्राइवर बना हुआ है, कोई मेरा कुक बना हुआ है, कोई मेरा प्रोजेक्ट कर रहा होता है स्कूल में, सारे कोई मेरे फ्रेंड जोन कुत्ते को संभाल रहा होता है जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही होती हूँ डेट पे। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, या तो मेरा मिसयूज़ हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, एंड सिंपली गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, हैव मेंटल क्लैरिटी। मेरी वाइफ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को स्टार्टिंग में फ्रेंड जोन करने की कोशिश कर रही थी कि आई लाइक टॉकिंग टू यू बट ओनली एज फ्रेंड्स। हमने उधर ही काट दिया, मेरे को तेरे से दोस्ती करने में कोई मतलब नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू गो एंड टॉक टू यू मोर देन फ्रेंड्स। बोलती नहीं सॉरी। मैंने बोला ओके, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, आगे बढ़ गया। देन 2 दिन बाद उसका मैसेज आ गया, मेरे को वो बात करनी थी, ये बात करनी थी। मैं क्या बता। तो फिर हम फिर बातें करनी शुरू कर दी, फिर मैं फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, फिर फिर से नंबर सेव कर लिया। तो फिर बातों बातों में उसने बोला कि तूने मेरी रील चेक की इंस्टा। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे फॉलो नहीं करता। ओ स्टड। तो मैंने की भी होगी बट तो भी आई विल मैं नेवर शो, नकार दिया। हाँ एंड आई वुड नेवर इफ आई लाइक अ गर्ल आई वुड नेवर गो वॉच हर स्टोरीज। मैं कभी भी उसको किसी भी लेवल पे चेज नहीं करूंगा, बट मैं अपने माइंड में ज़रूर क्लैरिटी रखूंगा कि मेरे को तू चाहिए। अच्छा। बट शादी करनी है नहीं, रिलेशनशिप है नहीं, जस्ट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू मोर देन फ्रेंड्स, आई डोंट वॉन्ट फ्रेंडशिप। तो धीरे धीरे मान गई, फिर मैं उसके फ्लर्ट करता रहा, वो कंफर्टेबल हो गई धीरे धीरे, फिर डेट पे चले गए, फिर वन थिंग लेड टू अनदर, वो फ्रेंड 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 करते करते हस्बैंड ही बन गया। अरे जसकरण, आज की डेट में ना डेटिंग ऐप्स बहुत सारी आ गई हैं। वर्ल्ड वाइड देखोगे बहुत सारी डेटिंग ऐप्स हैं। कितनी रिलायबल हैं डेटिंग ऐप्स? क्योंकि पता नहीं रहता ना अंदर किसकी प्रोफाइल है, किसने क्या किसकी पिक्चर लगा रखी है। स्कैम है बहुत बड़ा, किससे बचोगे? हाँ, बहुत बड़ा स्कैम है, एंड आई एग्री विद दैट। देखो, डेटिंग ऐप्स का जितना इम्पोर्टेंस है अपनी आजकल की लाइफ में, लड़के जो हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसको। जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तुम्हें किसी को फिज़िकली अप्रोच करने में, या फिर तुम्हारे कहीं भी कलीग है कुछ है तो उनसे बात करने में, कंफर्टेबल होने में, उससे ज़्यादा जिम में तुम जाते हो, वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ दिखती हैं, तुमसे बात ही नहीं होती। तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की बजाय इट इज़ एन ईजी वे आउट। हाँ, डेटिंग ऐप पे स्कैम कर लेते हैं। तो वो कितनी रिलायबल हैं वो डिपेंड करता है कौन सी ऐप है। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि नकली प्रोफाइल नहीं बनाने देती, बहुत ज़्यादा
उनको एकदम से पता चल जाता है, वो डिलीट हो जाती है प्रोफाइल, एंड कर रहे हैं, एंड ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं वो, बट जो वहाँ पे वेरीफाइड होती है वो प्रोफाइल्स, बट फिर भी स्कैम होता है आप बोलोगे तो यस होता है। तो उससे बचने के लिए देखो एक छोटी सी चीज़ जो कर सकते हो, अगर आपको डेटिंग ऐप पे कोई लड़की से बात करने का मौका मिला और आप देख रहे हो कि वो लड़की का मेरे अंदर इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है और मेरे साथ यूजुअली ऐसा नहीं होता, मतलब व्हेन थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू, यू आर राइट, सच में कुछ दाल में काला है। तो ये जो छोटी सी चीज़ है ना, जो अगर आपके साथ हो रही हो कि कोई लड़की, और सिर्फ डेटिंग ऐप का कुछ लेना देना नहीं इससे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया हो, कहीं भी कोई भी लड़की अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, चल वीडियो कॉल करें, चल मिले, इधर आ जा, समझ जाओ वो स्कैम है। क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ ये नहीं होता, तुम तो लेकिन सलमान तुम क्या करोगे, वीडियो कॉल पे आ जाओगे, वीडियो कॉल पे पता क्या करेगी वो वीडियो सेक्स करने की कोशिश करेगी, एंड फिर वो तुम्हें बताएगी कि तुम भी नंगे हो जाओ, फिर वो तुम्हारी वीडियो बनाएगी, फिर वो पूरी गैंग होगी उसकी, फिर वो तुम्हारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को जाके वो वीडियो भेजने की धमकी देगी जब तक तुम उसको पैसे नहीं दोगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में। दूसरा स्कैम चल रहा है कि वो वीडियो वाला कुछ नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत तुमसे बातें करेगी, अच्छा फील करवाएगी और उसको बोलेगी, मतलब बेसिकली वो लड़का, उसको पता ही है ना कि डेट पे पूछ लेगा, बट वो बताएगी इसी कैफ़े में मिलेंगे। वो कैफ़े वाले सारे मिले होंगे, तो वो जब भी जाएगी वहाँ पे, तो बहुत सारे टाइप के स्कैम होते हैं कि इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर करेगी, इतना ज़्यादा बिल आ जाएगा, 10,000, 20,000, 30,000 का, फिर वो वॉशरूम के बहाने चले जाएगी, वो वहाँ से निकल जाएगी और तुम वहाँ पे 20,000 का बिल पे कर रहे होगा, तुम हैरान हो जाओगे ये चल क्या रहा है। वो सारे कैफ़े वाले उससे मिले होंगे। तीसरा टाइप का स्कैम होता है कि जब कोई लड़की मिलेगी, पहली डेट पे तुम्हारे साथ फिजिकल होना एक्सेप्ट कर लेगी, वो होटल में जाएगी और वहाँ पे देखोगे कि या तो फिर वहाँ पे गुंडे ऑलरेडी होंगे, वो चीप होटल होगा, या फिर कुछ फेक FIR करने की वो कोशिश करेगी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रिंसिपल बताया था उससे अवॉइड हो जा सकती हैं। जहाँ पे भी आपको लगे यार कि ज़्यादा ही ईजी हो रही है ये, समझ जाओ स्कैम है। जहाँ पे वो रेजिस्टेंस चले जा रही है, इसके बाद वो नॉर्मल लड़की है, थैंक गॉड। अच्छा, जनरली गर्ल्स जो हैं दे एक्सपेक्ट कि मेन शुड पे द बिल्स, ठीक है ना। तो आजकल के जहाँ जेंजी में ज़रूर थोड़ा सा डिफरेंस आया है, जहाँ पे ना दे थिंक दैट लेट्स सेपरेट द बिल, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। बट पार्टनर्स को करना क्या चाहिए, मतलब मेन को ही बिल पे करना चाहिए या सही तरीका क्या है, गेस्चर क्या है? देखो मेरे को तो बड़ी फालतू बच्चों वाली बातें लगती हैं, ये बिल कितने को पे करना है, 1,000 रुपये का। अल्टीमेटली आप देखो कि आपको सिर्फ उसकी वैल्यू सिस्टम चेक करनी है लड़की की, कि आपको वो ऐसे मनी वाइज एक्सटॉर्ट नहीं कर रही, या गोल्ड डिगर नहीं है, या यूज़ नहीं कर रही। आई वुड बी हैप्पी टू पे योर बिल फॉर एवर, आई डोंट केयर। बट वो कभी भी ऑफर नहीं करती पैसा देना, वो ऑफर भी नहीं करेगी कि चलो मैं दे देती हूँ आधा पैसा, इट्स ओके। या फिर कभी कभी ऐसा हो कि यार 3 बार मैं डेट पे चला गया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार उसने कोई डेट प्लान की हो, या उसने कोई ऑफर किया हो, या उसने मेरे लिए कोई पार्टी दी हो, व्हाटएवर। तो जब बिल्कुल ही नहीं होता, तब मैं ऐसा नहीं कि लड़की को छोड़ना है, तब तुम लड़की को ट्रेन कर सकते हो, ऐसे रूड वे में नहीं कि चल आज तो बिल देगी, वे नहीं, स्वीट वे कि चल आज तो मेरे को डेट पे लेके जा, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी प्लानिंग कैसे होती है, यू विल टेक मी आउट ऑन अ डेट एंड आई बिहेव लाइक यू, ठीक है। मैंने ऐसा किया हुआ है, तो लड़की मेरे को डेट पे ले गई, उसको पता है बिल भी पे करना है। तो यहाँ से एक होता क्या ना कि कभी कभी लड़की को रियलाइज़ नहीं होता कि यार मैनर्स नहीं होते हैं, बहुत सारी लड़कियों को मैनर्स नहीं होते हैं कि शुड आई इवन आस्क फॉर इट। मैं इफ यू आस्क फॉर इट आई विल नॉट टेक योर मनी, आई विल बी मोर देन हैप्पी, एंड कभी कभी 2-3 डेट्स के बाद मैं ले भी लूँगा पैसे, इट डजंट मैटर। मेरे लिए पर्सनली बीइंग अ लीडर, बीइंग अ मैस्कुलिन एनर्जी, बीइंग अ मैन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड फॉर द डेट। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, बिकॉज आई आस्क्ड हर आउट ऑन अ डेट। करेक्ट। अगर लड़कियां तुम्हें डेट पे पूछ रही हैं तो मोस्ट वेलकम, पे करो। हाँ मैंने भी खाना खाया है, हाँ तो बट आपने अपनी मम्मी के साथ ऐसा करोगे?
नहीं। समझो ना, तो वाई ओनली रैंडम डेट? सो जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी क्या पता हमारी फैमिली बन जाए, और नहीं भी बनी तो आई एम द वन हु इज आस्किंग हर टू कम ऑन अ डेट. You are the one who is asking me to come on the podcast, and that's why you booked a car and a cab for me, right? So we are respecting her as a guest. करेक्ट। ऐसी चीज है. तो जेंजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो मेरे को कोई मतलब नहीं है. अल्टीमेटली द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज कि यू कैन टेक केयर ऑफ हर, बट बी केयरफुल, शी शुड नॉट बी अ गोल्ड डिगर, एंड यू कैन ट्रेन हर बाय स्पेंडिंग सम मनी. कोई ट्रिप पे, अगर तुम ट्रिप पे जा रहे हो और तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, तो यू कैन डिसाइड कि ओके फाइन 50-50 हम दोनों करेंगे, हम दोनों क्वांटी करेंगे इस चीज़ में. यू कैन हैव दिस डिस्कशन. बट एक खाने खूने ये वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली. हाँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम रिलेशनशिप में जा चुके हो और उसके बाद जाके लिव इन रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो मेरे ऊपर ही सारा बोझ आ गया ना, रेंट का, ग्रोसरीज का. सेपरेट करना पड़ेगा। तो फिर उसमें क्या है कि यार यू कैन टेक केयर ऑफ द पार्ट ऑफ ग्रोसरीज एंड ऑल 20-30%, आई कैन टेक केयर ऑफ 60-70%, इट्स ओके. अच्छा, एक अब बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है ना आप छोड़ रहे हैं, हमने बीच कन्वर्सेशन में कहीं उठाया था कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, अभी बहुत सारा ऐसा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पार्टनर ना बहुत दूर रह रहा है, बंदी गलत जॉब कर रही है, कोई बैंगलोर, कोई मुंबई, कोई कहीं पर. ऐसे में ना इस रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करेंगे? देखो, ये रिलेशनशिप कम पनिशमेंट ज़्यादा होती है वो तो ऑनेस्टली, है। बिकॉज रिलेशनशिप वर्क्स ऑन वन फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमिटी इज पावर. प्रॉक्सिमिटी का मतलब है अगर फिजिकली तुम एक दूसरे के साथ अवेलेबल नहीं हो तो वो रिलेशनशिप चलाना बहुत ज़्यादा एक जेल की तरह हो जाता है. ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप चलता नहीं है, बट एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल्स. रूल ये है कि आपको प्रॉक्सिमिटी चाहिए. तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो उसके 2 रूल्स होते हैं. ये लॉन्ग डिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए. आपका लॉन्ग डिस्टेंस बहुत स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि चलो मैं 1 या 2 साल तक ही दूर रहूंगी या रहूंगा, और उसके बाद आपका डिसीजन होना चाहिए. उसके बाद जॉब मैं तुम्हारे शहर में ही ढूंढूंगा या ढूंढूंगी. अगर आप एंडलेसली इन्फिनाइटली उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चला रहे हो और आप उस कॉन्वर्जेशन से बच रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में और रिलेशनशिप में हो ही नहीं. राइट. 6-6 साल के रिलेशनशिप शादी के बाद 6 महीने में डाइवोर्स हो जाता है. I have seen those cases personally in my family. 7-7 साल के रिलेशनशिप डाइवोर्स हो गया 6 महीने में. वो लॉन्ग डिस्टेंस था. क्यों? क्योंकि वो गलत फहमी में थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं थे. क्या मतलब? क्योंकि जब भी तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हो तुम उनके साथ रिलेशनशिप में होते ही नहीं, तुम उनकी डीपी के साथ रिलेशनशिप में होते हो. करेक्ट. तुम उनकी वीडियोस के साथ रिलेशनशिप में होते हो. लॉजिकल है. ठीक है. तो तुम्हें उनकी हरकतें पता ही नहीं. उनके साथ रहना 1 महीने भी झेल लोगे उसको, तुम्हें पता ही नहीं. कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं उनके बारे में तुम्हें, बल्कि रेड फ्लैग्स आ रहे हैं उसको तो इग्नोर करते जा रहे हो. सो जो तुम्हें लगता है रिलेशनशिप है वो एक्चुअल में हॉल्ट हो चुका है. ठीक है. तो वो ग्रो होना बंद हो गया और यहीं अटक गया है. तो आपको लगता है कि आप 6 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप को कंपेयर करो तो आप 6 महीने से भी रिलेशनशिप में नहीं हो. दूसरा एक तरीका तो ये हो गया कि आपका डिस्टेंस कब कम होगा ये आपको डिसाइड करना है आज. दूसरा, आपको रेगुलरली ट्रिप्स प्लान करनी ही पड़ेंगी महीने में, चाहे एक बार हो, जो भी हो, उसको मिलने के लिए, सो दैट आपको सरप्राइजेस ना मिले बाद में. जो लोग उनको लगता है कि वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट पे या इधर उधर ये ऑनलाइन चैटिंग करते जो रिलेशनशिप चला रहे हैं और आज तक या तो एक ही बार मिले हैं एक दूसरे को सालों में या मिले ही नहीं है कभी, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम, बहुत बड़े भ्रम में हो तुम रिलेशनशिप में हो ही नहीं. बाहर आओ इस हेल से, अदरवाइज यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद समवन जो तुम्हारे आसपास है, जस्ट बिकॉज तुम अपने माइंड में एक अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में घुसे हुए हो. करेक्ट. जो एक्चुअल में रिलेशनशिप सही हो सकता है, हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है. थैंक यू सो मच जसकरण. इट वाज अ वेरी आई ओपनर पॉडकास्ट फॉर अस. आपने तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे बात की, बहुत सारा यूथ का माइंड क्लियर किया कि किस प्रिसीजन दिया, जो उसको कहते हैं प्रिसीजन, जहाँ पे हमें समझ में आया कि बहुत सारी कैसी छोटी छोटी गलतियाँ हम कर रहे हैं.
आपके कोर्स में भी आपने बहुत कुछ बात की होगी ऑफ कोर्स। आई थिंक ऐसे मैटर में अगर फंस रहे हो तो आपका कोर्स लेना चाहिए। आई विल आस्क यू टू आस्क आवर ऑडियंस ऑल्सो कि आप हमें देखें, सब्सक्राइब करें। सो आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस वॉच दिस पॉडकास्ट एंड इसको शेयर करो जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या कपल हैं या मैरिड हैं। एंड प्लीज़ माई ब्रदर्स पॉडकास्ट लिविंग वायरल, उनको सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड मज़े करो।